इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 296। वह यहाँ 11 बजे आया था। चूंकि बॉस बाहर गया था और उसे लिनहाई वापस जाना था, इसलिए वह 2 मिनट बाद चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने 4 सदस्यता कार्ड खरीदे। झाओ फैंग ने हंसते हुए उत्तर दिया। क्या? उसने 4 सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन किया? वह बहुत अमीर है और उसने ये वाइन व्यक्तिगत रूप से भेजी हैं। हे भगवान, हमारा बॉस वाकई कमाल का है। झाओ दाहू, जो हमेशा स्ट्रैंड रहा करता था, ने इस समय वास्तव में मर्दाना लहजे में कहा, क्योंकि वह आश्चर्यचकित था। ये सही है। झाओ फैंग ने सिर हिलाया और सन डोंगहेंग की ओर देखा, फिर कहा, ये सभी चेयरमैन लियू की कीमती शराब हैं। अगर आप स्वाद लेने के लिए एक खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अहम, सन डोंगहेंग ने निगलते हुए कहा, मुझे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि वे चेयरमैन लियू की कीमती शराब हैं। एक बार जब उसने एक खरीदने का फैसला किया तो उसे सैकड़ों हजार युआन खर्च करने पड़े, इसलिए वह वर्तमान में नाराज था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास जो पैसा था, उसके अधिकार से वह इसे वहन नहीं कर सकता था। भाइयों, चलो चेयरमैन लियू की कीमती शराब पर एक नज़र डालते हैं। सन डोंगहेंग ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और वाइन कैबिनेट में चला गया। स्क्रीन को देखते ही वह पूरी तरह चौंक गया। हे भगवान, क्या वह चेयरमैन लियू है जिसकी कीमत 70 बिलियन युआन है? अरे, इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? वह इतना शानदार क्यों है? ये बहुत आश्चर्यजनक है। मैंने अभी उसकी जानकारी जांची है। लियू किंगफेंग, लियू ग्रुप के संस्थापक के रूप में विभिन्न प्रमुख शहरों में कई कंपनियों के मालिक हैं। इसके अलावा वह एक प्रसिद्ध निवेशक और उद्यमी हैं, जिन्होंने 32 व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त किए हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा है। उद्धरण चिन्ह। चेयरमैन लियू कोई ना कोई होंगे। अब क्या आप इस रेस्टोरेंट की स्थिति पर विश्वास कर सकते हैं? सन डोंगहेंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए स्क्रीन को वाइन कैबिनेट की ओर मोड़ा, फिर कहा, चेयरमैन लियू द्वारा भेजी गई शराब को देखते हैं। यह 1982 में निर्मित शैटो लाफाइट की एक बोतल है। यह एक एंट्री लेवल मॉडल है जिसकी कीमत 200,000 युआन है। यह रोमानी कोंटी की सूखी सफ़ेद वाइन की एक बोतल है जिसकी कीमत 140,000 युआन है। अरे, यह 1878 में निर्मित दुर्लभ मैकलेन विस्की है जिसकी कीमत 800,000 युआन से अधिक है। इसके अलावा इस वाइन का बाजार कुछ विक्रेताओं के साथ स्थिर है। वे वास्तव में अद्भुत हैं। क्या ये भी कीमती शराब हैं? सन डोंगहेंग ने वाइन कैबिनेट को घूरते हुए आश्चर्य से कहा। उनके परिचय ने कई पर्यटकों के क्षितिज को विस्तृत किया और विभिन्न कीमती शराब ने सभी को चकित कर दिया। इस बीच, चूंकि लोग इस तरह के लाइव प्रसारण में बहुत रुचि रखते थे, इसलिए वे प्रसारण कक्ष में क्लिक किए बिना नहीं रह सके। इसलिए पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई। अब ये 400,000 से अधिक हो गई और अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। सन डोंगहेंग ने जो किया, उसने झाओ दाहू और कुछ अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या वह लाइव प्रसारण कर रहा है? झाओ दाहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारे भाई डोंग ने अभी अभी लाइव प्रसारण करना शुरू किया है। लू यिन ने झाओ दाहू की ओर देखा और कहा, वह तुम्हारा भाई डोंग है, हमारा नहीं। उसे मुझे भाई झाओ कहना होगा। झाओ दाहू ने अपना शरीर घुमाया और कहा। लू यिन को ऐसे स्त्रीलिंग पुरुषों के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने ये लोग भी इस रेस्टोरेंट के सदस्य हैं और वे वास्तव में अमीर आदमी हैं, इसलिए वह उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने होठों को सिकोड़ते हुए बोली, सच में? हाँ। झाओ दाहू की आवाज़ और भी शर्मनाक हो गई। उसने लू यिन से कहा, क्या तुम वही लड़की हो जिसके पीछे डोंगहेंग भागता है? नहीं, मैं भी एक स्ट्रीमर हूँ और यहाँ सिर्फ मौज मस्ती के लिए आया हूँ। भाई डोंग मेरा मनोरंजन करते हैं। लू यिन मुस्कुराई और बोली, क्या तुम आमतौर पर लाइव प्रसारण देखते हो? मैं शायद ही कभी लाइव प्रसारण देखता हूँ, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। झाओ दाहू ने अपना मुंह घुमाया। ताली। अचानक किसी ने झाओ दाहू के सिर पर जोरदार तमाचा मारा। उसने पलटकर देखा और यू किंग को देखा, जो घृणा से भरी हुई थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम सामान्य लहजे में बोल सकते हो? तुम इतनी स्ट्रैंड कैसे हो? ये तुम्हारे लिए कितनी शर्मनाक बात है। आउच, इतना असभ्य मत बनो। मैं खुद को नियंत्रित कर लूंगा। झाओ दाहू ने गलत लहजे में कहा। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर लू यिन स्तब्ध रह गया और उसे यह बहुत अजीब लगा। झाओ दाहू थोड़ा स्ट्रैंड था, जबकि उसके बगल में बैठी महिला थोड़ी उग्र थी। हा, क्या तुम हैरान हो? इस समय सन डोंगहेंग ने शराब का परिचय देना समाप्त कर दिया। वह लू यिन के पास बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। तुमसे बात करने वाला एक बड़ी मीडिया कंपनी का संगीत निर्देशक है। उसने बहुत से लोकप्रिय कलाकारों को प्रशिक्षित किया है। उसके बगल में बैठी बहन किंग है, जिसके पास ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। ये सुंदर आदमी मेरा भाई फैंग है, जबकि उसके सामने वाली सुंदरी बहन क्यूई है, जिसके पास बहुत पैसा है। नमस्ते सभी को। लू यिन ने बड़ी चिंता के साथ उन सभी की ओर हाथ हिलाया। क्या ये उच्च वर्ग के बड़े लोग हैं? हालांकि उसे नहीं पता था कि इन लोगों को बिक्री पर सदस्यता कार्ड मिला था और उन्होंने केवल 1 मिलियन युआन खर्च किए थे। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों को इस बात का पछतावा था कि उन्होंने उस समय एक कार्ड क्यों नहीं खरीदा। क्या आप लाइव प्रसारण कर रहे हैं?
मुझे देखने दो। झाओ दाहू ने मुड़कर अपना हाथ सन डोंगहेंग की ओर बढ़ाया। सन डोंगहेंग ने अपना मोबाइल फोन सौंप दिया। आउच, आपके लाइव वीडियो को पहले ही 400,000 से अधिक दर्शक मिल चुके हैं। झाओ दाहू ने अपना सिर घुमाया और स्क्रीन पर देखते हुए कहा, नमस्ते, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत मर्दाना सुंदर आदमी हूँ? बोलते समय झाओ दाहू ने कई बार स्क्रीन पर नजर डाली। बुलेट स्क्रीन, भगवान, ये बहुत घिनौना है, कृपया, मैं खा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तुम लोगों का स्वाद वाकई बहुत खराब है। झाओ दाहू ने नाक सिकुड़ी और कैमरा घुमाया, फिर कहा, फिर मैं तुम्हें सुंदरियां दिखाऊंगा। चलो, किंग किंग मेंकी एक मुद्रा बनाओ। बोलते समय उसने कैमरे को यू किंग किंग और लियांग मेंकी पर केंद्रित कर दिया। हाय, लियांग मेंकी ने प्यार से मुस्कुराया, फिर उसने अपना सिर झुकाया और वी इशारा किया, जबकि यू किंग किंग ने झाओ दाहू को गुस्से से घूरा और कैमरे की तरफ मुट्ठी बनाई। इस समय बुलेट स्क्रीन की संख्या बढ़ गई। हे भगवान, बाईं ओर वाला व्यक्ति वास्तव में एक सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। दाईं ओर वाली लड़की बहुत अच्छी लग रही है। बहन, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा है। 18 सेमी, 1 घंटा। सभी बुलेट स्क्रीन को पढ़ने के बाद झाओ दाहू ने लेंस को अपनी ओर घुमाया। इस बिंदु पर बुलेट स्क्रीन बहुत सघन हो गई। कैमरा घुमाओ, बाहर निकलो, मैं तुम्हें नहीं बल्कि सुंदरियों को देखना चाहता हूँ। इस समय झाओ दाहू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक स्त्री स्वर में कहा, हूँ, मैं तुम्हें ये सुंदर महिलाएं नहीं दिखाऊंगा, तुम कुतिया। फिर भाड़ में जाओ। झाओ दाहू को बुलेट स्क्रीन की शक्ति का एहसास हुआ, क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में टिप्पणियां उड़ती हुई देखीं। अहम डोंगहेंग, तुम्हारे प्रशंसक तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। इसे देखो। झाओ दाहू ने शांति से फोन वापस दिया। जब उसने स्क्रीन देखी तो उसका मुंह कांप उठा। हाहा, लू यिन हंस पड़ा। इन बुलेट स्क्रीन के इरादे चाहे जो भी हों, टिप्पणियों को निर्देशित करने की झाओ दाहू की क्षमता वास्तव में बहुत ही भयानक थी, क्योंकि बुलेट स्क्रीन लगभग एक जैसी ही थी। बॉस वापस आ गया है। अचानक झाओ फैंग ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, बॉस वापस आ गया है। सन डोंगहेंग जल्दी से उठ गया और खिड़की पर कैमरा तान दिया। लू यिन की आंखें भी सिकुड़ गईं। इस रेस्तरां के रहस्यमय बॉस के लिए, जिसने लियू किंगफेंग को व्यक्तिगत रूप से कीमती शराब भेजने में सक्षम बनाया, वह बहुत उत्सुक थी। इसलिए वह भी खड़ी हो गई और खिड़की से देखने लगी। उनकी निगाहों के नीचे सैकड़ों हजारों नेटिजन्स के शॉट्स पर कई मर्सिडीज बैंड्स धीरे धीरे आ गईं। व्यवस्थित काफिले को देखकर सभी ने सोचा कि शायद कोई बड़ा शख्स निरीक्षण करने आया है। हालांकि हाँ, बीच में पांडा कार क्यों है? भाइयों, क्या तुम पांडा कार देख रहे हो? ये बॉस की है। अब क्या तुम जानते हो कि असली लो प्रोफाइल कौन है? सन डोंगहेंग ने फोन के सामने फुसफुसाया। इस दौरान कारें रुक गईं और पीछे की मर्सिडीज से काले सूट पहने कई आदमी जल्दी से बाहर निकले। उनमें से 2 लोग जल्दी से पांडा कार की पिछली सीट पर चले गए और कार का दरवाजा खोला। फिर एक खूबसूरत महिला, जिसकी गोद में एक बच्चा था, कार से बाहर निकली। जब कैब में बैठे आदमी कार से बाहर निकल गए तो 4 और महिलाएं मोटरसाइकिल के पीछे मर्सिडीज से बाहर निकलीं और उनके साथ रेस्तरां में चली गईं। जब स्क्रीन के सामने बैठे लोगों ने देखा कि क्या हुआ, तो बुलेट स्क्रीन फिर से घनी हो गईं। इतना शक्तिशाली बॉस वास्तव में दसियों हजार युआन की कार चलाता है। 666, ये वास्तव में मेरी दृष्टि को व्यापक बनाता है। उसका वैभव वास्तव में मजबूत है। मैं भी एक पांडा कार खरीदना चाहता हूँ। बस खरीद लो। बहुत से लोगों की निगाहों के सामने रणविजय और उसके साथी आ गए। काले सूट पहने 2 आदमी उनके सामने से निकल गए। रणविजय और अनन्या, जो अपनी गोद में एक बच्चे को पकड़े हुए थे, तब तक रेस्टोरेंट में नहीं आए जब तक कि उन आदमियों ने दरवाजा नहीं खोला। इस समय रणविजय और अनन्या अभी भी धूप का चश्मा पहने हुए थे। धूप के चश्मे की आड़ में रणविजय के चेहरे की रूपरेखा और भी उभर कर सामने आ गई और वह बिल्कुल सुंदर लग रहा था, जबकि अनन्या अपने गालों के निचले आधे हिस्से को देखकर सभी को चौंका रही थी। इसके अलावा उनके पीछे कई खूबसूरत महिलाएं भी सड़क पर आम लोगों से ज्यादा सुंदर थीं, हालांकि वे अनन्या जितनी आकर्षक नहीं थीं। ये बॉस हैं, बॉस की पत्नी और उनका बच्चा। देखो, क्या बॉस सुंदर है? बॉस की पत्नी बहुत सुंदर है और उनके बच्चे का नाम मेंगमेंग है। वह विशेष रूप से प्यारी और सुंदर है। इस समय सन डोंगहेंग एक जासूस की तरह फोन के सामने फुसफुसा रहा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गोलियों की स्क्रीन से गोली निकल गई। बॉस वास्तव में बहुत छोटा है। वह कितना सुंदर है। वाह, मैं जो देख रहा हूँ उस पर विश्वास नहीं कर सकता। बॉस की पत्नी वास्तव में सुंदर है। उसके पैर कितने लंबे और सुंदर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बच्चा वास्तव में सुंदर और प्यारा है? इसका मतलब है कि बॉस और बॉस की पत्नी ने निश्चित रूप से प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। कई लोगों की निगाहों के सामने वे दूसरी मंजिल पर चले गए, लेकिन कुछ मिनटों के बाद रणविजय नीचे चला गया और रसोई में तैयारी करने लगा। चावल झाओ फैंग ने पकाया था, क्योंकि वह जानता था कि मालिक बाद में वापस आ सकता है। इसके अलावा चून की बॉस को दोपहर में ओशन पार्क जाना था, इसलिए उसे समय बचाना था। सबसे बढ़कर शाम को मुख्य आकर्षण था। बॉस, आप दोपहर में क्या खाते हैं? लियांग मेंकी ने पूछा। ठंडी नूडल और चिली सॉस के साथ स्टीम चिकन, रणविजय ने सामग्री तैयार करते हुए उत्तर दिया।
ओह, लियांग मेंकी ने मुंह बनाया। उसने अपने हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखे और रणविजय को घूरने लगी, जो रसोई में व्यस्त था। रणविजय के बारे में उसके मन में हमेशा कल्पनाएं रहती थीं, काश वह मेरा बॉयफ्रेंड होता। लियांग मेंकी की निगाहें देखकर झाओ फैंग थोड़ा असहाय हो गया। बॉस हमेशा बाहरी लोगों से बहुत दूर रहता था और यह रवैया वाकई आकर्षक था। इसके अलावा उसके पास न केवल एक शानदार स्वभाव था, बल्कि वह अपने परिवार का भी ख्याल रखता था। इन सभी गुणों के कारण दूसरे सुरक्षित महसूस करते थे, जिससे विपरीत लिंग के लोग बहुत आकर्षित होते थे। वह जानता था कि लियांग मेंकी और ली अन्ना को मालिक पसंद है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ली अन्ना को उसका मालिक पसंद है या नहीं, लेकिन ये बात उसे पागल कर देती थी कि लियांग मेंकी, जिससे वह प्यार करता था, उसे अपना मालिक पसंद था। झाओ फैंग इस बारे में सोचकर कुछ अवाक रह गया। हालांकि वह चिंतित नहीं था, क्योंकि मालिक की पत्नी के साथ रहने के लिए बाध्य था और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। मेरे पास लियांग मेंकी को पाने का एक शानदार मौका है, हाँ। यह मामला जल्दबाजी में हासिल नहीं किया जा सकता था। एक बार लियांग मेंकी को सच्चाई पता चल गई तो वह हार मान लेगी। कुछ देर सोचने के बाद झाओ फैंग खड़ा हुआ और रसोई में चला गया। मास्टर, क्या आप वहाँ शराब की अलमारी देख रहे हैं? हाँ, क्या ये लियू किंगफैंग द्वारा भेजा गया है? रणविजय ने लापरवाही से कहा। अध्याय 297। हाँ, उसने अपनी कीमती शराब भेजी और मुझे आपका अभिवादन करने के लिए कहा। इसके अलावा उसने मुझसे कहा कि वह जल्द ही हांगकांग आने पर कुछ शराब भी लाएगा। ओह, वैसे उसने 4 सदस्यता कार्ड के लिए भी आवेदन किया है। झाओ फैंग ने बस इतना बताया कि क्या हुआ था। ओह, रणविजय ने आखिरकार जवाब दिया। उसने झाओ फैंग की ओर देखा और एक हंसी के साथ कहा, वह वास्तव में एक दिलचस्प व्यक्ति है। हालांकि वह मेरी ताकत के कारण मुझ पर फिदा है, लेकिन सभी पहलुओं में उसका प्रशंसा करना वास्तव में बिंदु पर है। ये स्पष्ट है कि वह बहुत ईमानदार है। झाओ फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। लियू किंगफैंग ने पूर्व सीबीडी भवन को स्थानांतरित करने, किसी को इसे सजाने के लिए कहने और विभिन्न प्रकार के प्रबंधन कर्मचारियों की पेशकश करने की पहल की। हमारा समर्थन करने के लिए अस्लिन रेस्तरां जाएं, रेड वाइन भेजें और हमारे सदस्यता कार्ड खरीदें। कुछ ही दिनों में लियू किंगफैंग ने जो कुछ किया उससे उसने अपनी दयालुता दिखाई। झाओ फैंग के अनुसार वह वास्तव में बहुत साहसी व्यक्ति था। ठीक है, रणविजय ने बिना कुछ कहे थोड़ा सिर हिलाया। बोलना समाप्त करने के बाद झाओ फैंग वापस टेबल पर चला गया। जैसे ही चावल पक गया, रणविजय ने पहले अंडा फ्राइड राइस और नूडल सूप बनाया। इस समय साधारण टेबल पर बैठे मेहमान पहले से ही लाइन में लग गए थे। अरे, क्या यहाँ खुद को परोसना जरूरी है? लू यिन ने आश्चर्य से कहा। अन्य रेस्तरां में वेटर ही व्यंजन परोसते थे। हालांकि रेस्तरां के चारों ओर नजर घुमाने के बाद लू यिन को यह बहुत अजीब लगा और उसने कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई वेटर नहीं है। हम खुद को परोसते हैं और खुद ही व्यंजनों का भुगतान करते हैं। बॉस को ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं है। सन डोंगहेंग ने हंसते हुए कहा, खुद को परोसें और खुद ही व्यंजनों का भुगतान करें। हम उनके भुगतान कैसे करेंगे? क्या बॉस को डर नहीं है कि कोई बिना भुगतान किए चला जाएगा? लू यिन ने कहा, क्या आपको लगता है कि बॉस अपने मूल्य के कारण इनकी परवाह करेगा? इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमान अच्छे व्यवहार वाले हैं और मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो बिना भुगतान किए चला गया हो। वे मूल रूप से अधिक भुगतान करेंगे, सन डोंगहेंग ने समझाया। लू यिन ने उसकी बातें सुनने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह थोड़ा चौंक गई और फुसफुसाई, ये बहुत अजीब है, आपको बस इसकी आदत डालनी होगी। ये रेस्टोरेंट खास तौर पर मेंगमैन के लिए है, अन्यथा ये दिन में 3 घंटे नहीं खुलेगा। इसलिए हम मेंगमैन की बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि वह हमें यहाँ के भोजन का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है। सन डोंगहेंग मुस्कुराया। हम कब डिश में परोसने जा रहे हैं? लू यिन और अधिक उत्सुक हो गई जब उसने देखा कि सदस्य अभी भी नहीं हिले हैं। चलो सदस्यों के लिए डिश का इंतजार करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बॉस अभी भी रसोई में खाना बना रहे हैं? यही कारण है कि हमने सदस्यता कार्ड खरीदे हैं। सन डोंगहेंग ने अपने हाथ फैलाए। ओह, लू यिन ने सिर हिलाया और रेस्तरां को देखती रही। वह उन व्यंजनों के स्वाद के बारे में बहुत उत्सुक थी, जिनका आनंद केवल 10 मिलियन युआन स्तर के सदस्य ही ले सकते थे। रणविजय के खाना पकाने के बाद और सदस्यों द्वारा व्यंजन लेने के बाद लू यिन अंततः स्वाद लेने के लिए तैयार थी। उसके सामने अंडे के तले हुए चावल का एक छोटा कटोरा, ठंडे नूडल का एक कटोरा, सेचुआन शैली के आलू के स्ट्रिप्स और चिली सॉस के साथ उबले हुए चिकन का एक छोटा सा पकवान रखा गया। उनकी खुशबू बहुत अच्छी है। लू यिन ने अपनी नाक से कुड़ी, फिर अंडे के तले हुए चावल और ठंडे नूडल का पहला निवाला खाया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि रेस्तरां को एक वफादार प्रशंसक मिल गया है। दोपहर के भोजन के बाद दोपहर के 1:30 बजे बज रहे थे और केवल 7 या 8 सामान्य खाने वाले बचे थे। उनमें से स्टोन और उसके 2 साथी चटकारे ले रहे थे। इस समय सदस्यों की मेज पर उनके अलावा केवल झाओ फैंग था। सन डोंगहेंग अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए अपने दर्शकों से बातचीत कर रहा था। रणविजय, अनन्या और मेंगमैंग नीचे की ओर चले गए। अनन्या ने एक बड़ी टोपी पहनी थी, जबकि मेंगमैंग ने एक छोटी गुलाबी टोपी पहनी हुई थी। इस दौरान मेंगमैंग ने अपनी बाहें फैलाईं और लगातार जयकारे लगाए। चलो मनोरंजन पार्क चलते हैं, चलो ओशन पार्क चलते हैं।
उसकी प्यारी उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें देखते ही झाओ फैंग खड़ा हो गया और उनके साथ चलता रहा। फिर उसने जल्दी से दरवाजा खोला। वे रेस्तरां से बाहर निकल गए और रणविजय का इरादा गाड़ी चलाने का नहीं था, बल्कि काफिले के सबसे आगे मर्सिडीज बेंज में बैठने का था। जब उसने पिछली सीट का दरवाजा खोला तो अनन्या और मिंगमैन कार में बैठ गए। इस समय रणविजय झाओ फैंग की ओर देखने के लिए मुड़ा और बोला, लैंड रोवर चलाओ और चलो पहले दहेई और लिटिल हेई को लेने चलते हैं। ठीक है, झाओ फैंग ने सिर हिलाया। वह सबसे पहले लाइन के पीछे वाली कार के पास गया और आहू से रेस्तरां की देखभाल करने को कहा। फिर वह लैंड रोवर में सवार होकर माउंट न्यू मून की ओर चला गया। रणविजय, क्या तुम सच में दहेई और लिटिल हेई को साथ लाने का इरादा रखते हो? अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, ओशन पार्क हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। मिंगमैन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गंभीरता से बोला, हमें बिग हेई और लिटिल हेई के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है। हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। पापा ने मिंगमैन से वादा किया है। ये सही है, हम उन्हें ओशन पार्क में ला सकते हैं। रणविजय ने मुस्कुराते हुए अनन्या की ओर देखा और इसका कारण नहीं बताया। तुम सच में मिंगमैन से वह सब कुछ करने का वादा करते हो जो वह करना चाहती है? बाद में तुम्हें क्या करना चाहिए? अनन्या ने बिना कुछ कहे रणविजय को गुस्से से घूरा। लैंड रोवर के नेतृत्व में कारों की एक टीम माउंट न्यू मून की ओर बढ़ी। इस समय आहू ने रेस्तरां में प्रवेश किया, फिर सीधे रेफ्रिजरेटर से बियर का एक डिब्बा लिया और झाओ फैंग के सामने वाली सीट पर बैठकर पीना शुरू कर दिया। भाई हू, यहाँ आओ, सन डोंगहेंग ने आहू से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर आहू ने उसकी तरफ देखा और सन डोंगहेंग के बगल में बैठ गया क्योंकि उसे ऊब महसूस हो रही थी। नमस्ते भाई हू, लू यिन ने मुस्कुराते हुए आहू का अभिवादन किया। उसे अभी भी याद है कि आहू, जो उसके सामने बैठा था, कई खूंखार आदमियों के साथ उस होटल में गया था। इसके अलावा वह सन डोंगहेंग से उसकी पहचान के बारे में भी जानती थी। वह वास्तव में उत्सुक थी क्योंकि यह पहली बार था जब वह एक भूमिगत गैंगस्टर के साथ एक टेबल पर बैठी थी। क्या आप लाइव प्रसारण कर रहे हैं? आहू ने बियर का एक घूंट लिया और जब उसने अपना सेल फोन देखा तो पूछा। हाँ, चूंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं समय बिताने के लिए लाइव प्रसारण करता हूँ। क्या आपको कोई आपत्ति है भाई हू? सन डोंगहेंग ने अपना मोबाइल फोन हाथ में लेकर कहा। बिल्कुल नहीं, आहू ने सहजता से हाथ हिलाया। फिर मैं तुम्हें अपने प्रशंसकों को दिखाऊंगा। सन डोंगहेंग ने कैमरा आहू पर केंद्रित किया और उसी समय कहा, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। इस खूबसूरत लड़के का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। वह फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन का गैंगस्टर हुआ करता था, जो बहुत ही दुर्जय था। बुलेट स्क्रीन ने पूछा, ये फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन क्या है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? यदि आप प्रासंगिक जानकारी खोजेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कुछ समाचार मिल जाएगा, सन डोंगहेंग ने सहजता से कहा। 1 मिनट बाद, क्या बकवास है बड़े भाई, कितना खूबसूरत लड़का है। जो टैटू खुला है वह क्या है? ये बाघ के सिर का किनारा लगता है। क्या आप इसे हमें दिखा सकते हैं? सन डोंगहेंग ने इन टिप्पणियों को अनदेखा किया और लेंस को खुद पर केंद्रित किया। फिर उसने फोन को टेबल पर रखा और आहू को घूरते हुए पूछा, बॉस और उसका परिवार कहाँ जा रहा है? वे ओशन पार्क जा रहे हैं। आहू ने बियर की चुस्की लेने के बाद जवाब दिया। ओशन पार्क? मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। भाई डोंग, हम आज दोपहर वहां क्यों नहीं जाते? लू यिन की आंखें चमक उठीं। इस बार उसे हांगकांग में घूमने के लिए कई जगहें थीं, जिनमें निश्चित रूप से डिज्नीलैंड और ओशन पार्क शामिल हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम दोपहर में वहां जाते हैं तो हमें लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ेगा और तुम कुछ मनोरंजन परियोजनाओं में भाग ले सकते हो। सन डोंगहेंग ने सिर हिलाया। तुम ओशन पार्क नहीं जा सकते क्योंकि यह आज बंद है। आहू ने सन डोंगहेंग की ओर देखा और कहा, यह बंद है, आज रविवार है, ये क्यों बंद है? सन डोंगहेंग ने संदेह में पूछा। अगले ही पल आहू का जवाब सुनकर सन डोंगहेंग का गला लगभग भर आया। क्योंकि बॉस ने आज पूरा ओशन पार्क बुक कर लिया है, आहू ने शांति से कहा। क्या? सन डोंगहेंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। बुक? पूरा ओशन पार्क बुक कर लो। लू यिन का मुंह चौड़ा हो गया और वह समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था। क्या पूरा ओशन पार्क बुक किया जा सकता है? बॉस कितना शक्तिशाली है। ... जब रणविजय का काफिला माउंट न्यू मून की ओर बढ़ा, लाइन के पीछे एक मर्सिडीज बेंज में, आज मेरा भाई अच्छे मूड में है, काजल ने कहा। चूंकि वह अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह जानती थी कि रणविजय बहुत अच्छे मूड में है, उसकी निगाहों और कभी कभी मुस्कुराहट के अनुसार। बेशक, जीजाजी बहुत खुश हैं। हम बस आज आश्चर्य की प्रतीक्षा करें, जोफी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आश्चर्य? किस तरह का आश्चर्य? काजल ने अपनी बाहें उठाईं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी और तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, जोफी ने मना कर दिया। तुम पागल हो, काजल ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। बातचीत करते करते वे माउंट न्यू मून पहुंच गए। झाओ फैंग कार से उतरकर जल्दी जल्दी पहाड़ में चले गए। करीब 2 मिनट बाद झाओ फैंग बाहर आए। उनके पीछे मजबूत दाही और लिटिल हेई भी थे। ये चिंपांजी बहुत बड़ी है, ये वाकई डरावनी है, लुओ किंग ने अपने होंठ सिकोड़े। वे बहुत विनम्र हैं।
काजल ने कहा, वे न केवल जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वे हमें ऊपर भी फेंक सकते हैं। दाहेई में बहुत ताकत है। हालांकि वे बहुत सुंदर दिखते हैं। उनके लंबे बाल काले और चमकीले दोनों हैं। लिटिल हेई लगभग एक बाघ जितना बड़ा है, जबकि दाहेई लगभग फिल्म में किंग कांग जितना बड़ा है। ली अन्ना ने नर्म लहजे में कहा। वे कार में बातें कर रहे थे। इस बीच कार के बाहर चारों ओर नजर घुमाने के बाद दाहेई ने झाओ फैंग को धक्का देने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। आउच! झाओ फैंग अचानक 5 या 6 मीटर की दूरी पर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने दाहेई की ओर देखा और उसका मुंह कांप उठा और बोला, क्या हुआ? वाह वाह वाह! दाहेई ने अपनी हथेली फैलाई और उसे हिलाया, मानो कह रहा हो, मेरा मालिक कहाँ है? मेंग मैंग कहाँ है? वह उस कार में है। चूंकि तुम कार में बैठने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए तुम्हें मेरे पीछे आगे की गाड़ी तक आना चाहिए। झाओ फैंग ने कहा। इस समय जब रणविजय जिस कार में था उसकी पिछली खिड़की को खोला गया तो मेंग मैंग का छोटा सिर दिखाई दिया। मेंग मैंग को देखते ही लिटिल हेई जल्दी से उसके पास भागा और कार के पास बैठ गया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, मानो वह हंस रहा हो। लिटिल हेई! मेंग मैंग ने खुशी से अपने छोटे हाथों को हिलाया, फिर उसने बचकानी आवाज में आग्रह किया, बड़ी हे हेई, छोटी हे हेई, जल्दी से कार में बैठो। हम ओशन पार्क जा रहे हैं, जल्दी करो। ओह वो! छोटी हेई चिल्लाई और जल्दी से लैंड रोवर की ओर भागी। ओह ओह ओह! दाहेई ने चीख मारी और झाओ फेंग को फिर से धक्का दिया। क्या हुआ? झाओ फेंग नाराज हो गया। हाँ हाँ, वाह वाह! दाहेई मुस्कुराए और कुछ बार चिल्लाए। झाओ फेंग समझ गया कि वह कहना चाहती थी, जल्दी करो, छोटे मालिक ने हमें आग्रह किया है, देर मत करो। ठीक है, मूल रूप से मैं तुम्हें ओशन पार्क ले जाने वाली हूँ। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? क्योंकि तुम देर कर रहे थे। जब मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें जरूर धक्का दूंगी। झाओ फैंग ने अपना मुंह घुमाया और तेजी से लैंड रोवर की ओर चल दिया। फफट! अनन्या, जो कुछ हो रहा था उसे देखकर जोर से हंस पड़ी। वह उत्साह से बोली, दाहेई हमेशा झाओ फैंग को कैसे धमकाता है। हाँ, हालांकि दाहेई आकार में बड़ा है, लेकिन अपनी अपरिपक्वता के कारण उसे चालें खेलना पसंद है। वह हमारे साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करता, लेकिन वह झाओ फैंग के साथ खेल सकता है। रणविजय ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम सच में उन्हें ओशन पार्क ले जाना चाहते हो, लेकिन वे अंदर कैसे आ सकते हैं? अनन्या ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। रणविजय ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुस्कुरा दिया। अध्याय 298। दाहेई और लिटिल हेई के लैंड रोवर की पिछली सीट पर बैठने के बाद झाओ फैंग ने कार को भगा दिया। लैंड रोवर ने बढ़त बना ली। उसके पीछे 6 मर्सिडीज थीं, जो ओशन पार्क की ओर बढ़ रही थीं। 20 मिनट बाद ओशन पार्क के गेट पर एक भूरे रंग की पोर्श कैयन रुकी। अरे, आज ओशन पार्क में इतने कम लोग क्यों हैं? यह अजीब है, गाड़ी चला रहे वांग जियावेन ने उलझन में कहा। यह बढ़िया है, हम लाइन में लगने में कम समय लगाएंगे। सू यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मी, क्या मैं आज रात मेंग मैंग के साथ खेल सकती हूँ? वांग यिहान ने सू यू को घूरते हुए कहा। फिर उसने अपने बगल में बैठे छोटे लड़के की ओर देखा, जो लगभग उसकी उम्र का था, और कहा, गुआंग गुआंग, मैं तुम्हें रात मेंग मैंग के साथ खेलने के लिए ले जाऊंगी। मेंग मैंग और मैं अच्छे दोस्त हैं। बढ़िया, क्या वह सुंदर बड़ी बहन है? छोटे लड़के ने शर्माते हुए कहा। नहीं, तुम्हें उसे छोटी बहन कहना चाहिए, क्योंकि वह तुमसे 1 साल छोटी है। सू यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझ गया, चाची। छोटे लड़के ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, मैं पिछली बार अपने दादाजी के साथ रेस्तरां गया था। मैं मेंग मैंग को चूमना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने मुझे रोक दिया। वह कुछ हद तक उग्र है। हा। उसकी बात सुनकर सू यू जोर से हंस पड़ी। उसने छोटे लड़के के चेहरे पर चुटकी लेते हुए कहा, गुआंग गुआंग, तुम एक लड़के हो और लगभग 5 साल के हो। तुम छोटी लड़कियों को यूं ही नहीं चूम सकते। छोटा लड़का वांग कियांग का पोता था, जिसका नाम वू गुआंग था। वह हांगकांग के उत्तर में लोंगचेंग जिले में रहता था और जहां वह रहती थी, वहां से कुछ दूरी पर था। इसके अलावा, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा व्यस्त रहते थे, इसलिए वह शायद ही कभी दक्षिण द्वीप पर आता था। इस समय वू गुआंग ने कहा, मुझे उसे देखने के बाद वह बहुत पसंद आई। ये ठीक नहीं है, तुम्हारे डैडी को पता चल गया तो वे तुम्हारी पिटाई कर देंगे। सू यू ने कहा। मैं समझ गई, वू गुआंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यिहान, हम रात को रेस्तरां भी नहीं जा सकते क्योंकि हमें गुआंग गुआंग को वापस लोंगचेंग जिले में भेजना है। फिर हम आज रात वहीं रहेंगे और कल सुबह वापस आएंगे। सू यू ने कहा, लेकिन मुझे दूसरों के हाथ के बने व्यंजन खाना पसंद नहीं है। वांग यिहान परेशान हो गई और उसने कहा, मैं सुअर के पैर खाना चाहती हूँ। मैं ब्रेस्ड पोर्क खाना चाहती हूँ। मैं रोस्ट डक खाना चाहती हूँ। मैं मेंग मैंग के डैडी के अलावा दूसरों के हाथ का बना कोई भी खाना नहीं खाना चाहती। मैं तुम्हें कल या परसों मेंग मैंग से मिलवा दूंगी, ठीक है? क्या तुम्हें वह खिलौना याद है जो तुमने पिछली बार मुझसे खरीदने के लिए कहा था? मैं इस बार तुम्हारे लिए लड़का खरीदने लोंगचेंग जिले जाऊंगी। सू यू भी जानती थी कि वांग यिहान को कैसे खुश करना है। लड़के के बहकावे में आकर वांग यिहान ने अपनी आंखें झपकाईं और आखिरकार नाक से कुड़ी। फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो गुआंग गुआंग के घर चलते हैं। मैं स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ।
ठीक है। सू यू मुस्कुराए। हम यहाँ हैं, चलो कार से बाहर निकलते हैं। वांग जियावेन ने कार पार्क की। वे कार से बाहर निकले। अरे, ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत कम लोग हैं। क्या हो रहा है? ये देखकर कि ओशन पार्क में कोई नहीं था, सू यू ने अजीब तरीके से कहा। चलो एक नज़र डालते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद वांग जियावेन उनके साथ चल दिए। इस समय ओशन पार्क के प्रवेश द्वार पर कुछ लोग खड़े थे, लेकिन वे सभी बुरे मूड में थे और एक के बाद एक निकल रहे थे। ओशन पार्क के सामने लगभग 10 कर्मचारी थे और प्रवेश द्वार पर 1 दर्जन से अधिक लोग थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर सूट पहने हुए थे, जैसे कि वे ओशन पार्क के वरिष्ठ अधिकारी हों जो किसी का इंतजार कर रहे हों। आज क्या चल रहा है? क्या ये बंद है? वांग जियावेन आगे आए और एक कर्मचारी की ओर देखते हुए पूछा। हाँ सर, आज ओशन पार्क बंद है। मुझे बहुत खेद है, मैंने कल ऑनलाइन टिकट खरीदे थे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वांग जियावेन ने भौहें सिकोड़ी। हमें किसी भी असुविधा के लिए बहुत खेद है। हमने अस्थायी रूप से पार्क में उपकरणों की मरम्मत करने का फैसला किया है। आपने जो टिकट खरीदे हैं, आप उन्हें 15 दिनों के भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर पूर्ण धन वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मरम्मत? कितना अफसोस की बात है। वांग जियावेन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। फिर उसने वू गुआन की ओर देखा और कहा, हम आज ओशन पार्क नहीं जा सकते और हम अगली बार यहाँ आ सकते हैं। आज अंकल आपको मौज मस्ती करने के लिए दूसरी जगहों पर ले जाएंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद वांग जियावेन अपनी कार की ओर बढ़े। इस समय स्टाफ ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि यह मेहमान अच्छा स्वभाव वाला था। आज उसके पास बहुत से बुरे स्वभाव वाले मेहमान आए थे जिन्होंने उसे डांटा था, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही सू यू कार के पास पहुंची, उसने पूछा। बच्चों के खेल के मैदान में चलते हैं। वांग जियावेन ने जैसे ही बोलना समाप्त किया, उसने एक तरफ देखा, फिर वह ठिठक गया। अरे रुको, क्या हुआ? सू यू ने अपना सिर घुमाया और काफिले की तरफ देखा जो उनके पास आ रहा था। फिर धीरे से बोली, जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वह मिस्टर मेहरा के रेस्तरां का कर्मचारी लग रहा है। क्या मिस्टर मेहरा भी आ रहे हैं? शायद। चलो एक पल रुकते हैं। उनकी निगाहों के सामने गाड़ियां रुक गईं। झाओ फैंग को कार से बाहर निकलते देखकर उन्होंने अपने अनुमान की पुष्टि की और दोनों बच्चों के साथ उनके पास चले गए। क्या मेंग मैंग यहाँ है? मेंग मैंग, मेंग मैंग। वांग यहान मेंग मैंग को पुकारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जल्द ही रणविजय, अनन्या और मेंग मैंग उसके पीछे कार से बाहर निकल गए। जो फी और उसके साथी भी उनके पीछे चले गए। मेंग मैंग को देखते ही वांग यहान ने सीधे चिल्लाया, मेंग मैंग, मेंग मैंग, मेंग मैंग, मेंग मैंग। मेंग मैंग ने पलटकर वांग यहान को देखकर आश्चर्य से कहा, ओह यहान, तुम भी यहाँ आए हो? पापा, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। ये सुनकर रणविजय ने मेंग मैंग को नीचे उतारा। दोनों छोटी लड़कियां एक दूसरे के पास दौड़ीं और एक साथ जयकारे लगाने लगीं। तभी दहेई और लिटिल हेई भी कार से बाहर निकल आए। दो हेई शक्तियों को देखकर उनके आसपास के सभी लोग वाकई चौंक गए। आउच, वे क्या हैं? ये बड़ा कुत्ता बहुत भयंकर लग रहा है। मालिक रस्सी क्यों नहीं बांधता? चलो चलते हैं। 2 मीटर से ज्यादा लंबा चिंपांजी। क्या ये चिड़ियाघर से भाग गया? क्या हो रहा है? ये भारी भरकम जानवर वाकई डरावना है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उनके आसपास मौजूद आगंतुकों के अलावा वांग जियावेन भी अवाक रह गए। उनका मुंह कांप उठा और वे आगे बढ़े, फिर बोले, मिस्टर मेहरा, आप भी यहाँ हैं? आप दहेई और लिटिल हेई के साथ कैसे आए? ठीक है, हम साथ में खेलेंगे। रणविजय ने सिर हिलाया और जवाब दिया, साथ में खेलेंगे। वांग जियावेन और सू यू कुछ हद तक अचंभित थे। चूंकि उसने मेंग मैंग से वादा किया था कि वह दहेई और लिटिल हेई को ओशन पार्क में लाएगा, इसलिए वह आज अपना वादा पूरा करना चाहता है। मैं देखूंगी कि तुम उन्हें ओशन पार्क में ला सकते हो या नहीं। अनन्या ने धूप के चश्मे के पीछे से रणविजय की ओर आंखें घुमाईं। ओशन पार्क में पहुंचना मुश्किल लगता है और आज बंद है। कर्मचारियों ने मुझे बताया कि वरिष्ठों ने अस्थायी रूप से उपकरणों की मरम्मत करने का फैसला किया है। वांग जियावेन ने समझाया, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करे। नमस्ते श्री मेहरा, आपका स्वागत है श्री मेहरा। सब कुछ तैयार है और हम बस आपका इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि प्रवेश द्वार पर खड़े 1 दर्जन लोग उनकी ओर आ रहे थे और वह व्यक्ति जिसने अगुवाई की उत्साह से अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। हालांकि इस बीच उसने डर के मारे अपने पीछे दहेई और लिटिल हेई की ओर देखा, क्योंकि वे बहुत बड़े थे। मम्मा, रणविजय ने उससे हाथ मिलाया। मेरा नाम जियांग गैंग है। मैं इस ओशन पार्क का प्रभारी हूँ। मी मेहरा, आप मुझे शियाओजियांग कह सकते हैं। मी मेहरा, मिसेज मेहरा और बाकी सभी कृपया अंदर आएं। जियांग गैंग ने उत्साह से कहा। वांग जियावेन और सू यू का दिमाग तब खाली हो गया जब उन्होंने जो कहा उसे सुना। क्या हो रहा है? जैसे ही वे ओशन पार्क में चले गए, रणविजय ने वांग जियावेन की ओर देखा और पूछा, क्या आप भी यहाँ खेलने आते हैं? क्या आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं? ओह बढ़िया बढ़िया। वांग जियावेन को होश आया और उसने बार बार सिर हिलाया। जब वह अंदर गया तो उसने पाया कि उसके पैर को किसी चीज ने पकड़ रखा है। नीचे देखने के बाद उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए।
उसने देखा कि वो गुआंग उसकी गोद में लटका हुआ था। गुआंग गुआंग, तुम मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो? वांग जियावेन ने हैरानी से पूछा। मुझे डर लग रहा है। वो गुआंग का गला भर आया और उसकी आवाज़ कांप उठी। वांग जियावेन ने जल्दी से वो गुआंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो गुआंग की आंखों को देखकर उसे पता चल गया कि क्या हो रहा है। वह दाहेई और लिटिल हेई से डरता था। उसने चारों ओर नज़र घुमाई, पाया कि न केवल वह बल्कि यहाँ के अधिकांश कर्मचारी भी उनसे डरते थे। हाँ, गुआंग गुआंग, डरो मत। वे दाहेई और लिटिल हेई हैं और वे बहुत ही सज्जन हैं, वांग जियावेन ने कहा। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। गुआंग गुआंग वांग जियावेन की बाहों में सिमट गया। उसने मिंग मैंग और वांग येहान का ध्यान आकर्षित किया। ओह गुआंग गुआंग, क्या शर्म की बात है। जल्दी से नीचे आओ। दाहेई और लिटिल हेई दूसरों को नहीं काटते, वे हमारे अच्छे दोस्त हैं। वांग येहान कुछ परेशान था, इसलिए उसने जोर से कहा। उसने सोचा कि वह अपनी दोस्त मिंग मैंग के सामने शर्मिंदा हो गई है क्योंकि वही गुआंग गुआंग को यहाँ लेकर आई थी। नहीं, वो गुआंग ने नर्म लहजे में कहा, वांग जियावेन की बाहों से नीचे आने से इनकार करते हुए। इस समय मिंग मैंग ने मुंह बनाया और कहा, डरो मत। वे आज्ञाकारी हैं और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। बड़ी हे, बैठ जाओ। बोलते हुए मिंग मैंग ने अपनी छोटी बांह दाहेई की ओर बढ़ाई, फिर दाहेई पीछे से उसके पास चला आया। वाह वाह, उसने इधर उधर देखा, फिर मिंग मैंग को उठाया और अपने बाएं कंधे पर रख लिया, अपने बाएं हाथ से मिंग मैंग को सहारा दिया। उसके व्यवहार को देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें आश्चर्य से ज्यादा राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि यह चिंपांजी लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगी, वरना मिस्टर मेहरा इसे मिंग मैंग के साथ खेलने नहीं देते। देखो, दहेई बहुत कोमल है और तुम इसे छू भी सकते हो। मिंग मैंग दहेई के कंधे पर बैठ गया और वो गुआंग को घूरते हुए बोला। आह, मैं कर सकता हूँ। वो गुआंग थोड़ा शर्मीला था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने अपना हाथ वांग जियावेन की बाहों में पहुंचाया। फिर वांग जियावेन वो गुआंग को अपनी बाहों में लेकर बगल की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा। वाह, ये बहुत मुलायम है। वो गुआंग ने दहेई की कमर के बालों को छुआ। बेशक, ये बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वांग जियावेन ने मुस्कुराते हुए दहेई के बालों को छुआ, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि दहेई ने घृणा से देखा और अपने होठों को सिकोड़ लिया, मानो कह रहा हो, मेरे बाल गंदे हो जाते हैं। इस बिंदु पर अनन्या, जो उनके सामने खड़ी थी, समझ गई। इस बेवकूफ़ ने स्पष्ट रूप से तैयारी की है। हालांकि उसे नहीं पता था कि रणविजय ने इसे कैसे हल किया, लेकिन उसने पाया कि आज ओशन पार्क जानबूझकर उनके लिए खोला गया था। बेवकूफ़, तुम मुझसे पहले से कुछ भी चर्चा नहीं करते। अनन्या ने मन ही मन खर्राटे लिए, फिर गुस्से से अपना हाथ बढ़ाया और रणविजय की कमर पर चुटकी ली। रणविजय ने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह घुमाया और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? अनन्या रणविजय के कान के पास गई और गंभीर स्वर में फुसफुसाई, भविष्य में कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम्हें मुझसे चर्चा करनी चाहिए। अच्छा। रणविजय ने बार बार सिर हिलाया। अनन्या ने नाक सिकोड़ी। इस समय दहेई की घृणित उपस्थिति को देखकर वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाए, हालांकि वह शांत थी। चलो अंदर चलते हैं, रणविजय ने हल्की खांसी के साथ कहा। चलो चलते हैं। मेंग मैंग ने दहेई के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा। फिर वे अंदर चले गए। मैं भी तुम्हारे कंधे पर बैठना चाहती हूँ दहेई, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, वांग यिहान ने उत्सुकता से चिल्लाया, क्योंकि वह भी मेंग मैंग के साथ बैठना चाहती थी। वाह, दहेई ने अपना सिर स्थिर रखा और उसी समय नीचे बाईं ओर एक नज़र डाली। वांग यिहान को देखकर दहेई ने जल्दी से उसे न देखने का नाटक किया, अपने कदमों को तेज किया और अपने बड़े नितंबों को मोड़ते हुए आगे बढ़ा। दहेई के कंधों पर कोई खाली जगह नहीं है। डैडी तुम्हें क्यों नहीं पकड़ते? यिहान, सू यू ने कहा। नहीं, मैं दहेई के कंधे पर बैठना चाहती हूँ। दाहेई, चलना बंद करो, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठना चाहती हूँ। आउच! दाहेई को अभी भी तेजी से आगे बढ़ते देखकर और सूयू की बातें सुनकर वांग यिहान दुखी हो गई। अपने नए कपड़ों की परवाह किए बिना वह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। वांग यिहान की बात सुनकर दाहेई तेजी से चलने लगी। वह सीधे आगे देखती रही और अपने मन में फुसफुसाती रही, मैं गाड़ी नहीं हूँ। वांग यिहान। वांग जियावेन को थोड़ा गुस्सा आया और उसने वांग यिहान को गंभीरता से देखा। मेंग मैंग जैसे दूसरे बच्चे वाकई बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं, लेकिन मेरी बेटी जब भी दुखी होती है तो जमीन पर लेट जाती है। वह हमेशा किसी भी मौके पर परेशानी कैसे खड़ी कर देती है। वांग जियावेन ने सोचा कि उसे वाकई वांग यिहान को इस मामले में सबक सिखाना चाहिए। सूयू ने उसे घर पर लाड़ प्यार किया और उसके दादा दादी ने भी। अब वांग यिहान नियम विहीन हो गया। हालांकि वह उसकी सलाह मानने को तैयार थी, लेकिन वह कुछ हद तक असहाय था क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहता था। वांग जियावेन की निगाहों को देखकर वांग यिहान को थोड़ा अन्याय महसूस हुआ, लगभग फूट फूट कर रोने लगा। इस बिंदु पर मेंग मैंग एक प्यारी सी परी की तरह बोलने लगी और उसके शब्दों ने वांग यिहान के आंसू रोक दिए। ओह बिग हे, रुको, यिहान भी ऊपर जाना चाहता है। वाह। दहेई को एहसास हुआ कि वह दिखावा नहीं कर सकता, इसलिए वह रुक गया और अपने होठों को सिकोड़ लिया। यिहान, चलो। मेंग मैंग ने अपना हाथ घुमाया और वांग यिहान को लहराया। मैं आ रही हूँ।
वांग यीहान तुरंत खड़ी हुई और दौड़ी। वह अचानक दहेई के पैर पर कूद पड़ी और उसके मजबूत पैर को कसकर पकड़ लिया। वाह वाह वाह! दहेई ने 2 बार पुकारा और आंखें मूंद लीं। उसने अचानक अपना पैर उठाया। वूश! वांग यीहान उछल पड़ी। आह! चीखने के बाद उसने महसूस किया कि उसने खुद को एक मोटे हाथ से पकड़ लिया है और फिर वह दहेई के दाहिने कंधे पर बैठ गई। मेंग मेंग, मैं यहाँ हूँ। हा हा हा! वांग यीहान अचानक संतुष्टि से हंस पड़ी। ये देखकर कि क्या हो रहा था, वांग जियावेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने सुयू की ओर देखा और गंभीरता से कहा, उसे देखो, तुम्हें उसे हर समय खराब नहीं करना चाहिए। तुमने ऐसा कहा जैसे कि तुमने उसे खराब नहीं किया। सुयू ने अपनी आंखें घुमाईं। हर बार जब वांग यीहान ने उनसे 1 या 2 मिनट के लिए विनती की तो वांग जियावेन सबसे पहले हार मान लेता था। उसने दूसरों से कैसे अनुरोध किया? इस समय वांग जियावेन की बाहों से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। चाचा, मैं भी इसके कंधे पर बैठना चाहता हूँ। वुगुआंग ने लालसा से दहेई के कंधों को देखा। इस बार वाकई कोई खाली जगह नहीं है। वांग जियावेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, क्या तुम मेरे कंधे पर बैठना चाहोगे? नहीं, मैं नीचे जाकर खुद ही चलूंगा। वुगुआंग ने वांग जियावेन की बाहों में अपना शरीर घुमाया। जैसे ही वांग जियावेन ने उसे जमीन पर रखा, वह जल्दी से दहेई की ओर भागा और उसके पीछे चला गया। जहां तक वांग जियावेन का सवाल है, वह कांपते हुए मुंह के बल खड़ा रहा। क्या बकवास है! इस लड़के को वास्तव में मेरा कंधा पसंद नहीं है। मैंने कभी शिकायत नहीं की कि वह इतना भारी है। वांग जियावेन ने गुस्से में बड़बड़ाया और उनके साथ चलता रहा। 2 छोटी लड़कियों को दहेई के कंधों पर बैठे और दहेई को अपनी बाहों से सहारा देते हुए देखकर उनके आसपास मौजूद ओशन पार्क के 1 दर्जन वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह से चकित रह गए। अब वे दहेई और लिटिल हेई से नहीं डरते थे और वे जानते थे कि एक चिंपांजी और एक कुत्ता पहले से ही यहाँ आ जाएगा। हालांकि उन्होंने चिंपांजी के इतने बड़े होने की उम्मीद नहीं की थी। ओशन पार्क के प्रमुख ने रणविजय और अनन्या के साथ बहुत सावधानी से काम किया। उन्हें पता था कि ओशन पार्क के वरिष्ठों में से एक मेहरा होनबो के साथ क्या हुआ था। उन्होंने सुना कि मेहरा होनबो को मूल 12 मिलियन युआन के अलावा 3 मिलियन युआन का परिसमाप्त नुकसान की भरपाई करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने वही किया जो उन्होंने श्री मेहरा से वादा किया था। वास्तव में जब उन्होंने कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो शर्तों ने स्पष्ट रूप से उन्हें दूसरों के साथ निजी तौर पर व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। मेहरा होनबो कितने साहसी थे! इसके अलावा उन्होंने सुना कि मेहरा होनबो अब छेद को भरने के लिए अपने पास मौजूद सभी मूल्यवान चीजों को बेचने की तैयारी कर रहा था। एक बार जब वह असफल हो गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये सभी चेयरमैन लियू के आदेश थे। हालांकि चेयरमैन लियू को ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह कम ही होती थी, लेकिन एक बार जब वे कोई कदम उठाते तो हलचल मच जाती। चेयरमैन लियू ने कल देर रात उन्हें फ़ोन करके चेतावनी दी कि उन्हें आज क्या करना चाहिए। उन्हें पता था कि उन्हें मिस्टर मेहरा का अच्छे से मनोरंजन करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मिस्टर मेहरा, आप सबसे पहले कौन सा मनोरंजन प्रोजेक्ट खेलना चाहते हैं? पहाड़ की चोटी पर कुछ प्रोजेक्ट में भारी भरकम लोगों के लिए कुछ सीटें हैं, लेकिन यह चिंपांजी इतनी बड़ी है कि यह कई इलाकों में नहीं जा सकती। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाया और कहा, हम थोड़ी देर घूमेंगे और फिर पहाड़ पर जाएंगे। ठीक है, कृपया। ओशन पार्क के प्रभारी व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से रास्ता बताया। क्योंकि उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी, इसलिए देखने का समय बहुत कम हो गया। इसके अलावा चूंकि मेंगमैन पहले भी यहाँ आ चुके थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से कुछ आकर्षण देखे। जब वे सैर सपाटा करने लगे तो मेंगमैन और वांग यीहान भी दहेई के कंधों से उतर आए। वे धीरे धीरे हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, जबकि वुगुआंग दोनों छोटी लड़कियों का बारीकी से पीछा कर रहा था। यह पानी के नीचे की दुनिया है। इस समय ओशन पार्क का प्रभारी व्यक्ति एक मार्गदर्शक की तरह था। चूंकि वह चतुर था, इसलिए वह हमेशा प्रासंगिक विवरण पेश करने के लिए सही समय ढूंढ लेता था और वह बहुत ज्यादा नहीं बोलता था। इस बिंदु पर दहेई आराम से टहलता हुआ उनके पीछे चल रहा था। जहां तक लिटिल हेई की बात है, वह मेंगमैन की रक्षा करने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि वह कभी कभी इधर उधर देखता था। वह अपने मिशन के बारे में बहुत स्पष्ट था, मालिक की रक्षा करना नहीं, बल्कि मेंगमैन की रक्षा करना। आखिरकार मालिक इतने दुर्जय थे कि उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। बहुत सारी मछलियां हैं। वाह, यह नीली है। अरे देखो, इसकी केवल एक आंख है। वुगुआंग पीछे पीछे चला गया। यह महसूस करते हुए कि दोनों छोटी बहनें उसे अनदेखा कर रही हैं, उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर जोर से बात की। लेकिन ये काम नहीं आया। मेंगमैन, देखो, एक बड़ी शार्क। वांग यीहान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने बाईं ओर इशारा किया। आउच, बड़ी शार्क आ रही है, भागो। शार्क तेजी से तैर रही थी। जैसे ही वह पास आए, उसका आकार मेंगमैन को चौंका गया। फिर वह रणविजय की ओर दौड़ी। ओह, छोटी ही की आंखें ठंडी हो गईं और उसने शार्क के सामने अपने नुकीले दांत दिखा दिए। फिर वह गुर्राए और मेंगमैन के साथ चलती रही। वाह, दहेई के लिए जब उसने बड़ी शार्क को अपने बगल में तैरते देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी उंगली बाहर निकाली। वाह 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 वाह! दहेई कांच के सामने खड़ी थी, शार्क की ओर इशारा करते हुए और कई बार गुर्राती हुई। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से उसकी छाती पर मुक्का मारा, मानो कह रही हो, आओ, भाड़ में जाओ।
मेरे साथ लड़ो। हालांकि बड़ी शार्क जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी चली गई। एक मोड़ के बाद वह तैरकर दूर चली गई। वाह! दहेई ने बड़े शार्क को देखकर अपना अंगूठा नीचे कर लिया, जिससे उसकी अवमानना जाहिर हुई। उसने जो किया उससे कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि सभी को लगा कि यह चिंपांजी इंसानों की तरह व्यवहार कर रही है। यहाँ तक कि ओशन पार्क की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति भी पूछे बिना नहीं रह सका, मिस्टर मेहरा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको यह चिंपांजी कहाँ से मिली? यह इतनी बड़ी और इतनी स्मार्ट है। उसने सोचा कि अगर ओशन पार्क के पास इतनी स्मार्ट चिंपांजी है तो ये बहुत सारे आगंतुकों को आकर्षित करेगी। हालांकि रणविजय ने उसकी ओर देखा और उसकी बातें सुनने के बाद कोई जवाब नहीं दिया। ओशन पार्क का प्रभारी व्यक्ति मुस्कुराया। उसने रणविजय से और कुछ नहीं पूछा, बल्कि भीड़ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ मिनटों के बाद वे पांडा हाउस पहुंचे। मजेदार बात यह थी कि दहेई और अंदर मौजूद एक विशाल पांडा एक दूसरे को शीशे से देख रहे थे। पांडा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जिज्ञासा से दहेई को देखा। दहेई ने भी विशाल पांडा को देखने के लिए अपनी आंखें तनी। थोड़ी देर बाद दहेई ने अपनी आंखें घुमाईं। अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसका मुंह चौड़ा हो गया, फिर वह गुर्राया। आओ! ये दहाड़ वाकई ब्लॉकबस्टर थी और उसने अपने सामने रखे गिलास पर लार की बूंदें थूक दीं। इस पल कई लोग और जानवर चौंक गए, जिनमें अंदर मौजूद विशाल पांडा भी शामिल था। आओ! पांडा की आंखें और मुंह चौड़ा हो गया। उसने शर्मिंदगी का भाव बनाया और अजीब तरह से 4 या 5 कदम पीछे हट गया। हा। दहेई जोर से हंसा और अपने हाथों से अपनी गोद थपथपाए और अंदर मौजूद विशाल पांडा की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो काय। कुछ सेकंड के बाद अंदर मौजूद विशाल पांडा ने डर के मारे अपनी छाती थपथपाई। ये पुष्टि करने के बाद कि वह सुरक्षित है, वह आगे बढ़ा और दहेई को इशारा किया, मानो कह रहा हो, हे भगवान, दोस्त, तुम बाहर कैसे भागे? वाह वाह वाह, मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। ये बहुत खतरनाक है दोस्त, तुम्हें सावधान रहना चाहिए और मुझे शांत होने के लिए एक बांस खाना पड़ेगा। अपनी उंगलियां हिलाने के बाद विशाल पांडा मुड़ा और वापस चला गया। वाह वाह वाह, दहेई ने अपना मुंह घुमाया और कुछ बार चिल्लाया, फिर वह भीड़ का पीछा करता रहा। ओशन पार्क बहुत बड़ा नहीं था, इसके अलावा उन्हें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनकी गति बहुत तेज़ हो गई। क्योंकि वांग येहान मिंगमैन के साथ था, झांग हान और अनन्या ने उस पर नज़र नहीं रखी। दोनों छोटी लड़कियां एक साथ मस्ती कर रही थीं। उनकी तुलना में वो गुआंग शर्मीला था। वह बस उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था और बिना कुछ कहे मुस्कुरा रहा था। उनके व्यवहार से माता पिता को राहत मिली, इसलिए वे सभी इधर उधर देख रहे थे। झाओ फैंग, जू योंग और एक दर्जन अन्य लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि ओशन पार्क के प्रभारी व्यक्ति और 4 या 5 वरिष्ठ लोग मनोरंजन परियोजनाओं का विवरण पेश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जहां तक रणविजय और अनन्या की बात है, वे 2 बच्चों की तरह थे जो हाथ में हाथ डालकर सैर सपाटा कर रहे थे। इससे अनन्या को बहुत अच्छा लगा। अध्याय 299। जब वे उत्तरी अमेरिका में थे तब अनन्या मिंगमैन को मनोरंजन पार्क भी ले गई थी। हालांकि उसे हर बार वहां जाने पर कुछ कमी महसूस होती थी। भले ही वह मुस्कुराती, लेकिन उसके मन में कुछ पछतावा होता था। अब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उनके पास जो कमी थी वह थी मिंगमैन के जैविक पिता रणविजय की। जब भी अनन्या बीते दिनों के बारे में सोचती तो वह हमेशा भावनाओं से भर जाती और उसे बहुत डर लगता। वह जानती थी कि अगर उसका सामना किसी बांके से होता तो वह बहुत दुखी होती, क्योंकि उसके पास बच्चे को जन्म देने का सिर्फ एक ही मौका था। एक बार उसने किसी कमीने को मौका दिया तो वह पागल हो जाती। लेकिन अब मैं वाकई किस्मत वाली हूँ। अनन्या ने रणविजय की प्रोफाइल पर नजर डाली। उसके मर्दाना गाल, उसका भरोसेमंद स्वभाव और साथ ही परिवार के प्रति उसका मीठा व्यवहार अनन्या को इतना लुभा रहा था कि वह खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन वह उसमें दोष भी निकाल सकती थी। वह मिंगमैन के प्रति बहुत दयालु था और बच्चे को बिगाड़ना आसान था। हालांकि अनन्या उसे समझ सकती थी, क्योंकि उसने कई सालों से मिंगमैन को नहीं देखा था, और अगर वह उसके नज़रिए से सोचती तो उसे पता था कि उसके मन में मिंगमैन के लिए बहुत ज़्यादा एहसान है। वह इस बात से असंतुष्ट थी कि उसने ये दिखावा किया कि उसे नहीं पता कि वह पहले ही उसे स्वीकार कर चुकी है। उसने न तो अपने प्यार का इजहार किया और न ही उसे मना किया। आखिर उसका क्या मतलब था, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया। अनन्या निश्चित रूप से उसे नहीं बताएगी कि वह क्या सोचती है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आज शाम उनकी भावनाओं का नतीजा निश्चित था। चलो पहाड़ पर चलते हैं। 1.5 घंटे के बाद और थोड़ा आराम करने के बाद रणविजय ने ओशन पार्क के प्रभारी व्यक्ति से कहा। ठीक है। जिस व्यक्ति ने इस पार्क की जिम्मेदारी ली थी उसने तुरंत सिर हिला दिया। वे पहाड़ की चोटी पर स्थित मनोरंजन पार्क में गए। मैं फेरिस व्हील पर जाना चाहती हूँ, मिंगमैन ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही उसने सबसे नज़दीकी फेरिस व्हील को देखा। चलो चलें। रणविजय ने तुरंत मिंगमैन को उठाया और फेरिस व्हील की ओर चल दिया। वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे और जब पार्क के प्रभारी लोगों ने वांग जियाविन और उनके परिवार को रणविजय के बगल में खड़े देखा तो उन्होंने पूछा, क्या चिंपांजी और बड़ा कुत्ता भी फेरिस व्हील पर जाते हैं? हाँ, बिग हेई और लिटिल हेई दोनों हमारे साथ जाएंगे, मिंगमैन ने गंभीरता से कहा। तो आपको परिवारों के अनुसार समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए।
मेहरा, उसका परिवार, दहेई और लिटिल हेई एक बॉक्स में बैठते हैं, मिस्टर वांग और उनका परिवार दूसरे में बैठते हैं और दूसरों को उचित रूप से विभाजित किया जा सकता है। आदमी ने कहा, मूल रूप से वांग यहान और वो गुआंग मिंगमैन के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन उन्हें वांग जियावेन ने खींच लिया। जब वे सभी फेरिस व्हील पर चढ़ गए तो छोटे छोटे बक्से ऊपर की ओर घूमने लगे। इस बार अनन्या रणविजय की बांह थामे हुए रणविजय के बाईं ओर बैठी थी। उनके शरीर बहुत करीब थे और रणविजय को अनन्या की खुशबू भी आ रही थी। जहां तक मिंगमैन की बात है, वह रणविजय की बाहों में बैठी थी। अनन्या और मिंगमैन दोनों ही खिड़की से बड़े उत्साह से देख रहे थे। हम ऊपर उठ रहे हैं, हम फिर से ऊपर उठ गए हैं। मिंगमैन लगातार जयकार कर रही थी। अनन्या भी नीचे या दूर न्यू मून बे के नज़ारे को देख रही थी। जहां तक दहेई और लिटिल हेई की बात है, वे पहली बार फेरिस व्हील पर जाने के बाद से ज्यादा उत्साहित थे। वाह, दहेई ने अपनी आंखें घुमाईं और नीचे की तरफ देखा। फिर उसने अपना मुंह कुछ बार हिलाया, मानो कह रहा हो, अगर मैं इस ऊंचाई से नीचे गिर भी जाऊं तो भी मैं ठीक रहूंगा। नन्ही हेई ने अपनी बड़ी जीभ घुमाई और उत्सुकता से इधर उधर देखा। जैसे जैसे ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती गई, मिंगमैन डरने लगी। वह नीचे देखने से डरती थी, इसलिए उसने खुद को रणविजय की बाहों में छिपा लिया। हवा में इतनी छोटी सी सीमित जगह में नियंत्रित होने की यह भावना उसके डर को और मजबूत कर रही थी। अनन्या ने भी ऐसा ही किया। उसने अपना मुंह दबाया, थोड़ा घबराई हुई महसूस कर रही थी। वह कभी अपनी आंखें खोलती और कभी उन्हें बंद करके देखती कि वे कितनी ऊपर पहुंच गई हैं। जब बॉक्स ऊपरी आधे हिस्से तक पहुंच गया और घूमने लगा, क्लिक क्लिक क्लिक, बियरिंग की खड़खड़ाहट पिछली बार की तुलना में कई गुना तेज थी। इस पल अनन्या घबरा गई। इसके अलावा जैसे जैसे बॉक्स ऊपर उठता गया, हवा बहुत तेज होती गई। ये हवा के गैप में चली गई, जिससे बॉक्स लगातार चीखता रहा। मुझे डर लग रहा है। जब अनन्या ने फिर से नीचे देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा और उसने रणविजय की बांह को कसकर पकड़ लिया। हालांकि वह अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसे कुछ मीठा महसूस हो रहा था। दरअसल पिछली बार जब वह अकेली बैठी थी तो वह और भी डर गई थी, लेकिन अब उसे पिछली बार से कहीं बेहतर महसूस हो रहा था, क्योंकि वह रणविजय पर भरोसा कर सकती थी। वह समय समय पर अपनी आंखें भी खोलती थी, एक शरारती बच्चे की तरह। वाह, दहेई, जो सामने बैठा था, ने अपनी आंखें घुमाईं और खुद को विचारों में खो दिया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी गांड को मजबूती से हिलाया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, एक पल में बक्सा हिल गया। अनन्या डर गई। रणविजय की बांह छूट गई। फिर उसने रणविजय को गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। इस समय उसने रणविजय के शरीर को कसकर पकड़ लिया, जिससे रणविजय को थोड़ा अजीब लगा। क्योंकि अनन्या ने पतले कपड़े पहने थे, इसलिए जैसे ही वह खुद को उसकी बाहों में फेंकती, रणविजय को उसका लचीला और सुंदर शरीर महसूस हो जाता। रणविजय मुस्कुराया और अनन्या को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया। उसने धीरे से उसकी कमर थपथपाए और कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अरे पापा, मुझे भी डर लग रहा है। मिंगमैन ने आंखें बंद करके चिल्लाते हुए पूछा, बॉक्स कितना ऊपर चढ़ गया है? क्या मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? अभी नहीं पापा, बाद में तुम्हें अपनी आंखें खोलने के लिए कहेंगे। रणविजय ने अपने दाहिने हाथ से मिंगमैन को और कसकर पकड़ लिया और जवाब दिया। अनन्या ने रणविजय को कसकर पकड़ रखा था और मिंगमैन उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। इस समय वे एक खुशहाल परिवार की तरह थे। वाह, अपने मालिक को मुस्कुराते हुए देखकर दहेई ने खुशी से मुंह बनाया और अपनी गांड को जोर से हिलाया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, बॉक्स फिर से थोड़ा हिल गया। ओह ओह ओह, हा, दहेई ने बजाना शुरू किया और अपनी गांड हिलाते हुए बॉक्स को थोड़ा हिलाया। हाय, धीरे धीरे अनन्या की दो लंबी टांगें रणविजय की टांगों के चारों ओर लिपट गईं और वह लगभग उसके शरीर पर लटक रही थी। अनन्या की मुद्रा देखकर रणविजय संतुष्ट नजरों से दहेई को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। दहेई को इस समय बहुत खुशी हुई। वाह वाह वाह, हा, दहेई खुशी से नाचने लगा, जिससे बॉक्स बुरी तरह हिल गया और अनन्या पूरी तरह डर गई। काफी देर बाद रणविजय ने हल्की खांसी की और कहा, हम जल्द ही नीचे जाने वाले हैं। अरे, मिंगमैन ने जल्दी से अपना सिर रणविजय की बाहों में उठाया। ये देखकर कि वे लगभग जमीन के करीब पहुंच गए हैं, उसने असंतुष्ट होकर कहा, ओह पापा, आप मुझे क्यों नहीं बुलाते? हम नीचे जा चुके हैं। क्या? अनन्या ने भी ऊपर देखा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वे जमीन के करीब हैं, उसने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल जब उसने पाया कि वह रणविजय के शरीर पर लटकी हुई है, तो उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। ये शर्मनाक मुद्रा देखकर अनन्या अचानक शर्मा गई और जल्दी से नीचे कूद गई। फिर वह रणविजय के पास बैठ गई, बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया। हा, रणविजय हंसा और बोला, क्या तुम फिर से फेरिस व्हील पर जाना चाहोगे? वाह वाह वाह, दहेई ने सीधे अपने हाथ आगे बढ़ाए और रणविजय के लिए अपनी स्वीकृति दर्शाने के लिए कुछ बार ताली बजाई। अनन्या ने अपना सिर उठाया और गुस्से में कहा, नहीं। बॉक्स रुकने के बाद वे उसमें से बाहर निकल गए और अगले बॉक्स में वांग जियावेन और उसके साथियों की प्रतीक्षा करने के लिए स्थिर खड़े हो गए। दहेई, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जमीन पर खड़े होने के बाद अनन्या शांत हो गई। चूंकि उसे याद था कि यह दहेई ही था जिसने डिब्बा हिलाया था, उसने दहेई को गुस्से से घूरते हुए कहा,
वाह वाह, दहेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चोटिल होकर अपना हाथ बाहर निकाल लिया। तुम्हें चालें नहीं चलनी चाहिए थीं। अनन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दहेई की हथेली पर कई बार थपथपाया। ओह, दहेई ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे वाकई चोट लगी हो। उसने अपनी हथेली हिलाई और लगभग जमीन पर लेट गया, विलाप करते हुए। फफ्ट, अनन्या जोर से हंसी। उसने दहेई को घूरते हुए कहा, तुम बहुत बड़े ढोंगी हो। हम दहेई ने जो किया उससे अनन्या को यह भी पता चला कि दहेई बिल्कुल एक बच्चे की तरह था जिसे खेलना पसंद था। हाँ, दहेई मुस्कुराया। इस समय अगले बॉक्स में वांग जियावेन और उसके साथी तथा काजल और उसके साथी भी बाहर आ गए। हो, ये बहुत रोमांचक है और मैं लंगड़ा गया। वांग जियावेन ने निगल लिया। अपने आप को देखो, तुम काया हो। सू यू ने नाक सिकोड़ी। उसने अनन्या को अभी अभी रणविजय की बाहों में लिपटा हुआ देखा। हालांकि उसी मामले में उसके पति और उसकी बेटी दोनों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। क्या अब तुम उत्साहित महसूस कर रही हो? जो फी ने सहजता से कहा, मैंने खुद का आनंद नहीं लिया है। चलो रोलर कोस्टर की सवारी करने चलते हैं। चलो रोलर कोस्टर और ड्रॉप टॉवर, गाइरो स्विंग, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे विभिन्न सवारी आजमाने लगे। मेंग मेंग, वांग यिहान और वुगुआंग बहुत कम उम्र के थे और बहुत सारी रोमांचक सवारी नहीं कर सकते थे। काजल, जो फी और सू यू हालांकि बहुत साहसी थे और उन्होंने सभी तरह की रोमांचक सवारी आजमाई। काजल और जो फी ने अनन्या को रोलर कोस्टर पर चढ़ने के लिए भी कहा। अंत में अनन्या की तीखी चीखें पूरे रोलर कोस्टर में रोमांच पैदा कर गईं। रोलर कोस्टर से उतरने के बाद अनन्या लंगड़ा गई और रणविजय के खिलाफ झुक गई, अगली रोमांचक सवारी आजमाने से इनकार कर दिया। चूंकि दहेई और लिटिल हेई को अधिकांश सवारी में बात करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ओशन पार्क के प्रभारी व्यक्ति ने उन्हें कुछ रोमांचक सवारी आजमाने में मदद करने के लिए विशेष रूप से कुछ उपकरण तैयार किए। उदाहरण के लिए फ्लाइंग स्विंग। कर्मचारियों ने 3 सीटों को एक साथ बांधा और दहेई को ठीक करने के लिए बहुत सारी पट्टियां लगाईं। इस बीच लिटिल हेई भी कई पट्टियों वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब सुविधा घूमनी शुरू हुई तो लिटिल हेई की जीभ लगभग उड़ गई। जहां तक दहेई का सवाल है, वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि हवा में लगातार चिल्ला रहा था। उन्होंने लगभग सभी अन्य सवारी आजमा ली थीं। जब उन्होंने आखिरी सवारी आजमाई तो आसमान पहले ही काला हो चुका था। हो, पूरे पार्क की बुकिंग वाकई शानदार है। हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है और हम अपना मज़ा ले सकते हैं। अब लगभग 8 बज चुके हैं, वांग जियावेन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। आज उसने ऐसी सवारी आजमाई जो उसने पहले कभी नहीं आजमाई थी और वह वास्तव में उत्साहित और खुश महसूस कर रहा था। मेहरा, ये ब्लू बेटी हाउस है। आप एक पल के लिए आराम कर सकते हैं और चाय पी सकते हैं, फिर न्यू मून बे के रात के नज़ारे को निहार सकते हैं। पार्क के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने याद दिलाया। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाया। वे ब्लू बेटी हाउस में आए जहां जाओ फैंग ने झांग होनबो के साथ बातचीत की। कुर्सियों की सबसे बाहरी पंक्ति में बैठने के बाद ओशन पार्क के प्रमुख ने वेटरों से बढ़िया क्वालिटी की चाय बनाने को कहा। सभी ने न्यू मून बे का रात का नज़ारा देखते हुए चाय पी। उनमें से रणविजय और अनन्या एक टेबल पर बैठे थे। मेंग मेंग, वांग यिहान और वुगुआंग एक छोटी सी टेबल पर आपस में बातें कर रहे थे। वांग जियाविन और सू यू एक टेबल पर बैठे थे। जो फी, काजल, लियन्ना और लुओकिंग रणविजय के बगल वाली टेबल पर बैठे थे, जबकि झाओ फैंग और उनके 10 अन्य आदमी दूसरी तरफ बैठे थे। चाय पीने के बाद उन्होंने 5 मिनट तक चाय पी। जो फी, जो रणविजय से ज्यादा दूर नहीं था, शांत नहीं बैठ सका। क्या जीजाजी भूल नहीं गए कि आज बड़ी बहन यान का जन्मदिन है? 8 बज चुके हैं। जो फी थोड़ा चिंतित था। अच्छा, मम्मा, जो फी ने रणविजय की ओर देखा और उसे आंख मारते हुए याद दिलाया। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारी आंखों में कोई पलकें हैं? रणविजय ने जो फी की ओर देखा और अजीब तरीके से पूछा। अफसोस, मेरी आंख के कोने में खुजली हो रही है। जो फी ने अपना मुंह घुमाया। रणविजय को लगा कि वह मजाक कर रही है और उसने अपना सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जल्द ही घटनास्थल पर जा रहा था। मिस्टर मेहरा, पास बैठे वांग जियावेन ने समय देखा, फिर खड़े होकर कहा, बहुत देर हो चुकी है और मुझे गुआंग को उसके घर भेजना है। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाया और कहा, चलो साथ चलते हैं। हमें भी वापस जाना चाहिए। चलो चलते हैं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। अनन्या खड़ी हुई और बोली। फिर वे ओशन पार्क से चले गए। जब वे एक दूसरे से अलग होने वाले थे, मेंग मेंग लगातार वांग यिहान की ओर हाथ हिलाते हुए बोली, यिहान, तुम कल मेरे साथ खेलने के लिए आना चाहिए। ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी, वांग यिहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अलविदा। मेंग मेंग ने फिर से अपना छोटा हाथ हिलाया, फिर रणविजय ने उसे उठाया और कार में बैठ गया। सूयू ने वांग यिहान को पोश की पिछली सीट पर बिठाने के बाद उसने वुगुआंग को उठाने का इरादा किया। हालांकि इस लड़के ने मना कर दिया और मेंग मेंग को घूरते हुए स्थिर खड़ा रहा। कार का दरवाजा बंद होने से पहले मेंग मेंग ने उसे देखा, इसलिए उसने वुगुआंग की ओर अपना छोटा हाथ हिलाया और कहा, गुआंग, अलविदा। हा, अलविदा मेंग मेंग, मुझे तुम्हारी याद आएगी। मेंग मेंग को हाथ हिलाते देख लड़का संतुष्टि से मुस्कुराया।
सुयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। ये लड़का शायद बाद में एक महिला हत्यारा होगा। हालांकि रणविजय, जो मर्सिडीज बेंज के पीछे बैठा था, ने अपना मुंह थोड़ा कांपते हुए वू गुआन की ओर देखा। धमाका! उसने सीधे कार का दरवाजा बंद कर दिया। ये छोटा लड़का थोड़ा डराने वाला था क्योंकि वह बहुत चंचल था। इसलिए अगर मिंग मैंग गुस्से और संपर्क करता तो कुछ भयानक हो सकता था। हालांकि रणविजय की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी निडर था। चाहे मेरा प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं उसके साथ पहाड़ियों को उड़ाने वाली हवा की तरह व्यवहार करूंगा। चाहे वह कितना भी हिंसक क्यों न हो, मैं उसके साथ महान नदी को चमकाने वाले चमकीले चांद की तरह व्यवहार करूंगा। अगर मैं हर दिन मिंग मैंग का ख्याल रखूंगा तो किसी को भी उसके पास जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी उसका अचेतन विचार था। वास्तव में वह सोच रहा था कि मिंग मैंग के बड़े होने पर लड़कों से कैसे निपटना है। अब मिंग मैंग और वू गुआंग प्यार का सही मतलब समझने के लिए बहुत छोटे थे। मिंग मैंग को अलविदा कहने के बाद वू गुआंग कार में बैठ गया और संतुष्ट होकर चला गया। रणविजय का काफिला भी लैंड रोवर के नेतृत्व में चला गया। ओशन पार्क के प्रमुख और अन्य 5 वरिष्ठ अधिकारी उन्हें जाते हुए देखने के लिए स्थिर खड़े रहे। ये पहली बार है कि किसी ने एक दिन के लिए पूरा ओशन पार्क बुक किया है। वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ने भावुक होकर कहा, "ये सही है।" पार्क के प्रभारी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, "मुझे नहीं पता कि मेहरा कहाँ से है।" वह वास्तव में चेयरमैन लियू को ऐसा कहने दे सकता है। चेयरमैन लियू ने क्या कहा? चश्मा पहने एक अन्य व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा। उसने कहा। पार्क के मुखिया ने धीरे से सांस ली और सड़क के अंत में गायब हो चुकी कारों को देखा, फिर कहा, "आपको मुझसे ज्यादा मेहरा का ख्याल रखना चाहिए और आपको सावधान रहना चाहिए और उसकी सभी मांगों को पूरा करना चाहिए।" हिस! चश्मा पहने हुए आदमी ने दम साध लिया, जबकि दूसरे भी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उच्च पद पर बैठे चेयरमैन लियू ऐसा कहेंगे और उन सभी को डर था कि मेहरा की पृष्ठभूमि वाकई भयानक होगी। ... वे रेस तरह की ओर बढ़े, लेकिन कारें अचानक आधे रास्ते में उत्तर की ओर मुड़ गईं। "अरे, क्या हमें पूर्व की ओर नहीं जाना चाहिए?" अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। "पहले एक जगह चलते हैं।" रणविजय ने धीरे से मुस्कुराया। "हम कहाँ जा रहे हैं?" अनन्या ने अपनी खूबसूरत आंखों से रणविजय की ओर देखा और पूछा। "तुम्हें बाद में पता चल जाएगा।" रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम मुझे अंदाजा लगाने पर मजबूर कर रही हो।" बात खत्म करने के बाद अनन्या ने फिर से खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसकी आंखें उलझन और उम्मीद से भरी हुई थीं। रणविजय आमतौर पर मिंग मैंग के लिए समय पर खाना बनाता था, लेकिन आज उसने इसका जिक्र तक नहीं किया। उसने सोचा कि जब रणविजय ने आसमान को काला होते देखा तो उसे मिंग मैंग के लिए खाना बनाने के लिए वापस रेस्टोरेंट जाना चाहिए था। आज उसका व्यवहार थोड़ा असामान्य था और अनन्या, जो इस समय खुश थी, उसकी असामान्यता को महसूस कर सकती थी। कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। वह क्या करने जा रहा है? क्या ये संभव है कि... अनन्या को रणविजय के असली इरादे का थोड़ा बहुत पता था, लेकिन वह अभी भी निश्चित नहीं थी। उसने सोचा कि यह बेवकूफ़ उसे कोई बड़ा सरप्राइज नहीं देगा, इसलिए अनन्या बस खिड़की से बाहर देखती रही, बेसुध। मिंग मैंग भी खेलते खेलते थक गया था, इसलिए वह अनन्या और रणविजय के बीच बैठकर लापरवाही से गुनगुना रही थी। जहां तक रणविजय का सवाल है, वह कभी अनन्या की ओर देखता तो कभी मिंग मैंग की ओर। जल्द ही वे गंतव्य पर पहुंच गए और गाड़ी रोक दी। "चलो कार से उतरते हैं," रणविजय ने धीमी आवाज में कहा। इस समय वह अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा वह उन्हें रोक नहीं सका। क्या हम यहाँ कार से उतर जाएं? हम क्या करने जा रहे हैं?" अनन्या को होश आया और उसने जिज्ञासा से पूछा। ये भी एक हलचल भरी सड़क थी, लेकिन उनके सामने पूर्व सीबीडी भवन था। वास्तव में यहाँ बहुत अधिक पैदल यात्री नहीं थे और वे इस समय किसी को भी नहीं देख सकते थे। सड़क के उस पार बहुत सारे पैदल यात्री थे। हालांकि जो अजीब बात थी वह ये थी कि सड़क पर उनकी अपनी कारों के अलावा कोई और कार नहीं थी और हर कुछ मीटर पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी था जो वाणिज्यिक सड़क के एक तरफ इधर उधर देख रहा था। अनन्या ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि वे यहाँ कार से क्यों उतरे, फिर भी उसने रणविजय की बातों का पालन किया और आज्ञाकारी ढंग से कार से बाहर निकल गई। रणविजय ने मिंग मैंग को उठाया, फिर वह भी कार से बाहर निकला और अनन्या के पास चला गया। सड़क पर फुटपाथ चौड़े थे और स्ट्रीट लाइटें नर्म चमक बिखेर रही थीं, जो रात में इस शहर के अद्वितीय शांत दृश्य को दिखा रही थीं। "हम यहाँ क्या कर रहे हैं?" काजल, जो अभी अभी कार से उतरी थी, बुदबुदाए। "अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं?" ली अन्ना ने कहा। "ऐसा लगता है कि यहाँ खेलने के लिए कुछ भी नहीं है।" आसपास की चीजों पर नजर डालने के बाद लुओ किंग ने उसका हाथ हिलाया। "मैं अपने भाई से पूछने जा रही हूँ," काजल बोलते हुए आगे बढ़ी। "उससे मत पूछो, शश।" झाओ फैंग ने जल्दी से काजल को खींचा और उस पर फुफकारा। "ओह, क्या कोई आश्चर्य है, मुझे मिल गया।" झू फेई ने रणविजय के इरादे को समझ लिया और उसने उत्साह से कहा, "मैं मिंग मैंग को अपने कब्जे में लेने जा रही हूँ।" बोलने के बाद वह जल्दी से आगे भागी। क्योंकि रणविजय की कार उसके पीछे वाली कार से 20 मीटर से ज्यादा दूर खड़ी थी, झू फेई ने कई कदम उठाए। उसने मिंग मैंग की ओर अपनी बाहें फैलाईं और कहा, "मिंग मैंग, आंटी फेफेई को तुम्हें पकड़ने दो, ठीक है?"
एक नहीं, मुझे उम्मीद है कि पापा मुझे पकड़ेंगे। मिंग मैंग, जो रणविजय की बाहों में थी, परेशान हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया क्योंकि उसका छोटा सिर रणविजय की गर्दन में छिपा हुआ था। तुम्हारे पापा तुम्हें एक दिन से पकड़ रहे हैं, इसलिए तुम्हें मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ने देना चाहिए। झो फेई ने फिर कहा। नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि पापा मुझे पकड़ें। मिंग मैंग ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। झो फेई को समझ नहीं आया कि क्या करे। फेई, मिंग मैंग को अपने पापा से चिपकना पसंद है, एक चिपचिपी कैंडी की तरह। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद अनन्या रणविजय के पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाय, झो फेई ने आह भरी। इस समय झाओ फेंग और उसके आदमी उसके पास चले गए। क्या हो रहा है? क्या तुम असफल हो गए? झाओ फेंग ने हंसते हुए अपने हाथ से एक खाद्य बैग निकाला। फिर उसने अंदर की चीज निकाली, उसे झो फेई के सामने हिलाया और कहा, तुम इसे आजमा सकती हो। झो फेई की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने सामने हागन डेज आइसक्रीम को देखा। उसने उसे पकड़ लिया, फिर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम इसे जल्दी क्यों नहीं निकाल लेते? मैं इस बार सफल हो जाऊंगी। फिर झो फेई तेजी से आगे बढ़ी। इस समय काजल और ली अन्ना और भी उत्सुक हो गए। वे क्या कर रहे हैं? काजल ने पूछा। आश्चर्य। झाओ फैंग ने ठहाका लगाया और अपनी उंगली होठों पर रखकर उन्हें जोर से न बोलने का इशारा किया। फिर झाओ फैंग ने गंभीर भाव से देखा और अपनी जेब से एक काला वॉकी टॉकी निकाला। अगले ही पल उसने बटन दबाया जैसे कि वह कोई काम कर रहा हो। उसने धीमी आवाज में जल्दी से कहा, हर टीम ध्यान ध्यान, लक्ष्य घटनास्थल पर पहुंचने वाला है। वे क्या कर रहे हैं? काजल जोर से हंस पड़ी। लेकिन फिर वॉकी टॉकी से आवाजें सुनाई दीं। पहली टीम ने इसे पकड़ लिया, हम तैयार हैं। दूसरी टीम ने इसे पकड़ लिया, हम तैयार हैं। तीसरी टीम ने इसे पकड़ लिया, हम तैयार हैं। छठी टीम ने इसे प्राप्त कर लिया, हम तैयार हैं। ज़ियाओ फेंग, मैं गारंटी देता हूं कि समय की त्रुटि 1 सेकंड से अधिक नहीं होगी, इसलिए इस बार आपको अपने बॉस के सामने मेरा उल्लेख करना चाहिए। प्रशिक्षक लियू की आवाज़ आखिरकार सुनी गई। वास्तव में झाओ फैंग और प्रशिक्षक लियू इस स्वीकारोक्ति के बारे में लंबे समय से चर्चा कर रहे थे और सभी विवरण शामिल थे। इसके अलावा ये प्रशिक्षक लियू ही थे जो कई पेशेवर उपकरण लाए थे और उन्होंने इस स्वीकारोक्ति को एक गंभीर कार्य के रूप में माना। इसलिए झाओ फैंग को तब आराम था जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तैयारी नहीं की थी। उसकी बातें सुनने के बाद झाओ फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कहा, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। चिंता मत करो प्रशिक्षक। अब सभी ध्यान दें, प्रशिक्षक के निर्देशों को सुनें और एक दूसरे का सहयोग करें। ये कहने के बाद झाओ फैंग ने अपनी वॉकी टॉकी वापस ले ली। उसने काजल की ओर देखा और कहा, चलो कुछ कदम पीछे हटें दर्शक बनकर। इस समय प्रशिक्षक लियू इमारत की 8वीं मंजिल पर थे। एल्डर मिंग और वह खिड़की के सामने खड़े थे और दूरबीन से नीचे की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। रणविजय और अनन्या को घटनास्थल पर आते देख प्रशिक्षक लियू ने वॉकी टॉकी निकाली और कहा, सड़क पर गार्ड दस्ता, एक घेरा बनाओ। 1 मिनट के बाद स्ट्रीट लाइट बंद कर दो, खत्म। फिर बहुत सारे लोग आगे बढ़ने लगे। इस बीच झो फेई भी चुपचाप रणविजय से 3 मीटर पीछे उस जगह पर चली गई। उसके हाथ में आइसक्रीम थी। मिंग मैंग, आंटी फेफेई को तुम्हें पकड़ने दो। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत देर से पकड़े हुए हैं और वे थक गए हैं। झो फेई ने आइसक्रीम को हाथ में हिलाते हुए कहा। नहीं। जब मिंग मैंग मना करने ही वाली थी तो उसने अचानक झो फेई के हाथों में आइसक्रीम देखी। वह खुश होने वाली थी, लेकिन झो फेई ने उसे चुप रहने के लिए कहा तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने इस बारे में सोचा और उसकी बड़ी बड़ी साफ आंखें झपकने लगीं। फिर वह रणविजय की बाहों में लिपट गई और बोली, पापा, मुझे नीचे उतारो। मैं चाहती हूं कि आंटी फेई मुझे थामे। पापा, आप थके हुए नहीं हो सकते। अध्याय 300। अनन्या जोर से हंस पड़ी। मिंग मैंग की ओर देखते हुए अनन्या ने कहा, मिंग मैंग, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, है न? अनन्या ने झो फेई के हाथ में आइसक्रीम को पहले ही देख लिया था जब उसकी नज़र पीछे की ओर गई। मिंग मैंग ने हिचकिचाहट दिखाए। बिना पलक झपकाए वह लंबे समय तक अंतरिक्ष में देखती रही, ये पता लगाने के लिए कि सबसे अच्छा जवाब कैसे दिया जाए। अंत में उसने सिर्फ मूर्ख बनने का फैसला किया। मैं बस आंटी फेई से गले मिलना चाहती थी, मिंग मैंग ने अपनी प्यारी बचकानी आवाज में कहा। जब रणविजय ने छोटी राजकुमारी के मनमोहक व्यवहार को देखा तो वह बेवजह हंसी के मारे लोटपोट हो गया। जिस क्षण रणविजय ने मिंग मैंग को जमीन पर बिठाया, वह छोटी बच्ची खुशी खुशी दौड़ती हुई झो फेई की ओर बढ़ी और अपनी नन्ही बाहें उस महिला की ओर बढ़ा दी। झो फेई ने अपनी गति धीमी की और मिंग मैंग को जमीन से उठाया। वह अपने आगे चल रहे 2 लोगों को थोड़ी जगह देना चाहती थी। अनन्या को लगा कि हवा में कुछ बदल गया है। अचानक वह थोड़ी घबराई हुई और सतर्क महसूस करने लगी। अब जब वह रणविजय के साथ अकेली थी तो उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे जब उसने देखा कि उनके शरीर की छाया जमीन पर पड़ गई थी तो अनन्या को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। रणविजय ने उसे एक हल्की मुस्कान दी और उसे कोमल आंखों से देखा। वह अपनी सारी बातें कहने को तैयार था। तभी कुछ हुआ। बज बज बज।
सड़क पर लगी हर एक स्ट्रीट लाइट एक पल में बुझ गई। उनके आसपास का माहौल अंधेरे में डूब गया और उनकी आंखें माहौल में अचानक आए बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थीं। हालांकि एक पल बाद जब उन्होंने चांद की चमक महसूस की तो उनके ऊपर शांति की भावना छा गई। रणविजय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अनन्या का बायां हाथ थाम लिया। उसने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे थामे रहने दिया। उसने अपना शरीर रणविजय की तरफ झुका भी दिया था। बस ऐसे ही दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या तुम्हें अब भी याद है कि हम पहली बार कब मिले थे? रणविजय ने धीरे से पूछा। मुझे याद है, मानो या न मानो, उस समय तुम्हारा अहंकार और तुच्छ रवैया भूलना बहुत मुश्किल है, अनन्या ने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया। हैश, हा, रणविजय जोर से हंसने लगा। मुझे भी ये बहुत अच्छी तरह याद है। तुम उस समय सेट पर थी, है न? एक टीवी सीरीज की शूटिंग कर रही थी। खैर, मेरे एक लड़के की बहन तुम्हारे निर्देशक के अकथित नियमों का शिकार होने वाली थी। उसकी वजह से उसे काफ़ी तकलीफ हुई थी, इसलिए मैं सेट को तहस नहस करने के लिए कुछ लड़कों को लेकर आया था। मेरे पिताजी ने उस घटना की वजह से मुझे खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। अनन्या थोड़ी सी स्तब्ध रह गई। तो इसीलिए तुमने ऐसा किया? उस मामले में उस निर्देशक को यह मिलना ही था। मुझे अभी भी याद है कि पिटाई के बाद उसने मुझसे क्या कहा था। उसने कहा था कि तुम उसकी एक अभिनेत्री से बहुत प्यार करते थे और जब उसने तुम्हें उससे मिलने से मना किया तो तुमने उसे पीटा। अब ऐसा लग रहा है कि वह बेशर्मी से दूसरों पर दोष मढ़ रहा है, जबकि वह दोषी है। उस निर्देशक की उस समय अच्छी प्रतिष्ठा थी, इसलिए मुझे लगा कि वह सच कह रहा है। उसने जो कुछ मुझसे कहा उसके कारण मुझे तुमसे थोड़ी घृणा भी हुई। अरे, मैं चाहे कितनी भी तुच्छ क्यों ना हो, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, ठीक है? रणविजय ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरे पिता ने बचपन से ही मुझे एक मंत्र सिखाया था। यह इस प्रकार है, माता पिता के प्रति श्रद्धा सभी मानवीय गुणों से बढ़कर है, वासना सभी बुराइयों की जड़ है। जो लोग अपने माता पिता से प्यार करते हैं और उनके प्रति वफादार होते हैं, उनमें कभी भी दुनिया के बुरे काम करने का दिल नहीं होगा। इसलिए प्रेम और माता पिता के प्रति श्रद्धा पहला मानवीय गुण होना चाहिए। जब किसी के दिल पर वासना और दुर्भावनापूर्ण इरादे हावी हो जाते हैं तो जो कठिन नैतिक दुविधाएं हुआ करती थीं, वे खत्म हो जाती हैं और बुरे काम सांस लेने की तरह स्वाभाविक हो जाते हैं। इस प्रकार वासना सभी बुराइयों की जड़ है। उसके बाद मेरा व्यक्तित्व काफ़ी हद तक मुझे सम्मान दिखाओ और मैं तुम्हें 10 गुना सम्मान दूंगा। जब मैं मौज मस्ती कर रहा होता था तब भी मैं वफादारी और भाईचारे पर बहुत जोर देता था। जब भी मेरे किसी साथी को परेशानी होती थी तो मैं हमेशा उसकी मदद करता था, लेकिन अंत में ये सब बेकार हो जाता था। ठीक है, अनन्या ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। वह एक तरफ मुड़ी और चांदनी में रणविजय की प्रोफाइल पर ध्यान देते हुए एक नज़र डाली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आए और उसने कहा, पहली छाप अक्सर गलत होती है। अगर मैं तुम्हें कभी नहीं जानती तो मैं वास्तव में तुमसे इतना प्रतिभाशाली होने की उम्मीद नहीं करती। सच कहूं तो उस समय, मेरा मतलब है उस समय जब मैं कार में थी, मैं वास्तव में निराश महसूस करती थी। वास्तव में ये समझ में आता है, रणविजय ने कहा अपने दिल से सहमति जताने के लिए सिर हिलाते हुए। उस समय तुम सूरज की तरह उज्ज्वल और दीप्तिमान थे, जबकि मेरे सबसे अच्छे दिनों में भी मैं बस एक अमीर दूसरी पीढ़ी थी। मैंने भी उस समय ऐसा ही सोचा था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए ऐसा किया है। इसलिए हाँ, मैं बहुत उलझन में थी। उसके बाद मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं वास्तव में गर्भवती हो गई हूँ और ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो। अनन्या की आंखों में अतीत की यादें चमक उठीं। अनन्या फुसफुसाते हुए बोली, मैं बहुत डरी हुई और असहाय महसूस कर रही थी। मैंने पहले कभी किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए थे और फिर भी मैं किसी तरह दुर्घटनावश गर्भवती हो गई। एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं भाग्यशाली रही तो मैं इस जीवन में केवल एक बार ही गर्भवती हो सकती हूँ। मुझे ये तय करने में बहुत लंबा समय लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अंत में मैं माँ बनने के अपने एकमात्र अवसर को छोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। इसलिए मैं उत्तरी अमेरिका चली गई। हालांकि मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया, मुझे उन्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो हाँ, उस समय जीवन बहुत अंधकार में और उदास लग रहा था। अच्छी बात यह रही कि फेफेई हर कदम पर मेरे साथ थी। अनन्या की आंखों में लालिमा छा गई थी। रणविजय की आंखों में अपराध बोध और दुख झलक रहा था। उसने अनन्या के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, यह मेरी गलती थी। नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम्हें नहीं पता था। खैर, मैंने उस समय तुमसे संपर्क करने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं तुम्हारा सामना करने से बहुत डरती थी। मुझे डर था कि तुम वास्तव में कहावत के अनुसार अमीर दूसरी पीढ़ी हो जो सिर्फ बेवकूफ़ी करना और पैसे खर्च करना जानती है। फिर मैंने तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में सुना। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त मुझे तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। उसके बाद मैं उत्तरी अमेरिका में एक और अकेली माँ थी जो अपनी बेटी को अकेले पाल रही थी। आखिरकार मैंने देखा कि मिंग ज़्यादा से ज़्यादा उदास होती जा रही थी। वह मुझसे पूछती रहती थी कि उसके पास पिता क्यों नहीं है, और मुझे तुरंत पता चल गया कि यह समस्या उसके विकास को प्रभावित करेगी। इसलिए मैं उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले गई। मनोचिकित्सक ने मुझे बताया कि अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो उसे नैदानिक अवसाद हो सकता है।
इसलिए मैं उसे वापस घर ले आई ताकि तुमको ढूंढ सकूं। सौभाग्य से मैं तुम्हारे इस रूप से मिली। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि चीजें इस तरह से हुईं। अपने भाषण के दौरान कुछ समय बाद अनन्या ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और रणविजय को देखा। रणविजय ने एक पल सोचा, फिर वह हंसा। ये किस्मत की बात होगी, तुम मेरी होने वाली थी। मानो तुमने ही मेरा फायदा उठाया था, और यह इस तरह से किया गया कि मैं विरोध करने की ताकत ही नहीं रखती। अगर यह बात ना होती कि मैं अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, तो मैं बच्चे को गिरा देती। और फिर यह सब कुछ नहीं होता। अनन्या के दिल में डर की एक किरण उभरी। उसे अभी जो कुछ भी हो रहा था वह अच्छा लगा। उसे ये सब बहुत अच्छा लगा। अगर यह सब सिर्फ एक सपना होता तो वह चाहती कि वह कभी न उठे और हमेशा इस सपने के अंदर ही रहे। वह जानती थी कि वह मेंगमेंग से अलग होने के ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। साथ ही वह रणविजय को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन बेशक मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। बस इसी तरह रणविजय और अनन्या आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से बातें करते रहे। 8वीं मंजिल से प्रशिक्षक लियू और अन्य लोग अपने नीचे की स्थिति की जांच कर रहे थे। वास्तव में वे इतने सावधान थे कि उन्होंने रणविजय और अनन्या के चेकपॉइंट तक पहुंचने के लिए शेष कदमों की संख्या भी गिन ली थी। लगभग 60 कदम बचे हैं। ETA 2 मिनट, जू योंग ने कहा। ठीक है, किसी भी समय तैयार रहें, प्रशिक्षक लियू ने सिर हिलाते हुए कहा। इस बीच सन डोंगहेंग, लुयिन, चब्बी और अन्य लोग कंपनी की इमारत के पास विला के आउटडोर स्विमिंग पूल में आराम कर रहे थे। जिन लोगों को सन डोंगहेंग ने अपने विला में आमंत्रित किया था उनकी हैसियत उससे बहुत कम थी, बेशक तुलनात्मक रूप से। वहां मौजूद सभी लोग उसे भाई डोंग कहकर संबोधित करते थे, जिससे वह कुलीन वर्ग का कोई प्रमुख व्यक्ति लग रहा था। इस समय सन डोंगहेंग एक आउटडोर लाउंज कुर्सी पर लेटा हुआ था, लाइव प्रसारण कर रहा था। उसके बगल की कुर्सी पर लुयिन लेटा हुआ था, जो कभी कभी उसे चिढ़ाता और उसका मजाक उड़ाता था। अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डालते हुए सन डोंगहेंग ने कहा, क्या हुआ मेरे भाइयों? यहाँ रात का नज़ारा इतना बुरा नहीं है ना? अगर किसी को यहाँ मौज मस्ती करने में दिलचस्पी है तो आप अपने भाई डोंग से संपर्क कर सकते हैं। चलो साथ में मौज मस्ती करते हैं। मुझे नए दोस्त बनाना पसंद है। तब तक उनके लाइव वीडियो को 800,000 दर्शक मिल चुके थे। लोकप्रियता और दर्शकों की संख्या के मामले में उनका लाइव वीडियो सभी अन्य आउटडोर लाइव वीडियो में पहले स्थान पर है। उदाहरण के लिए दूसरे स्थान पर मौजूद वीडियो को सिर्फ 500,000 दर्शक मिले थे। अचानक से मशहूर ई-स्पोर्ट्स व्लॉगर आहलू सन डोंगहेंग के लाइव व्लॉग के दर्शकों में से एक बन गए। जब आहलू शामिल हुए तो आहलू के बहुत से प्रशंसक भी शामिल हो गए। लाइव व्लॉग की लोकप्रियता तुरंत आसमान छू गई और 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर गई। ओह अरे, आहलू यहाँ है। अरे यार, यहाँ आकर शो का मजा लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल बढ़िया है। तुम्हें कोई रॉकेट देने की जरूरत नहीं है। वाह वाह, बस इतना ही चलेगा यार, बस इतना ही चलेगा। आहलू, तुमने मुझे जो 20 सुपर रॉकेट दिए हैं उसके लिए शुक्रिया। पिछली बार सन डोंगहेंग ने आहलू को 100,000 युआन के रॉकेट दिए थे। आज आहलू ने बदले में उसे 20 रॉकेट दिए थे। 20 रॉकेट 40,000 युआन के बराबर थे, जो कि आहलू को रॉकेट देने के बाद मिलने वाली रकम के बराबर था। सन डोंगहेंग के निवेश की वापसी का एक हिस्सा ये भी था कि आहलू के अलावा कई अन्य ब्लॉगर भी शामिल हुए और उन्हें उपहार और आशीर्वाद दिए। वास्तव में सन डोंगहेंग जैसी दूसरी पीढ़ी के बहुत से अमीर लोग नहीं थे जो इस तरह के लाइव व्लॉग करते थे, लेकिन जब वे करते थे तो ये बहुत से लोगों को आकर्षित करता था और लाइव व्लॉग में दर्शकों की बहुत अधिक संख्या होती थी। आहलू ने अपने उपहार और आशीर्वाद छोड़ने के बाद वह वहां से चला गया और अपना लाइव व्लॉग करने के लिए वापस चला गया। हालांकि उसके साथ आए 2 लाख से ज्यादा दर्शक उसके साथ नहीं गए, वे वहीं रहे। सन डोंगहेंग के बगल में बैठी लुयिन फोन की स्क्रीन पर जो कुछ देख रही थी उसे देखकर लगभग चिल्ला रही थी। वाह, तुम्हें फिर से एक और विमान मिल गया। ओह, एक और रॉकेट है। भाई डोंग, तुम्हारा पहली बार लाइव होना असाधारण साबित हो रहा है। इन उपहारों के साथ तुम पिछले हफ्ते मुझे मिले उपहारों की संख्या के लगभग बराबर हो गए हो। हाँ, ये सब निश्चित रूप से आपकी बदौलत है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे नहीं लगता कि मेरा लाइव व्लॉग इतना हिट होता, सन डोंगहेंग ने सहजता से उत्तर दिया। साथ ही वह अंदर से बहुत हैरान था। आज उसे जो उपहार मिले थे वे पहले से ही लगभग 600,000 थे। उनमें से अधिकांश उन व्लॉगर्स से आए थे जिन्हें उसने पहले उपहार दिए थे और जिन्होंने अब उसका बदला चुकाया है। अन्य 20% गैर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं से आए थे। अब उसे वास्तव में अनुभव हो गया था कि यह व्लॉगिंग व्यवसाय कितना आकर्षक हो सकता है। बेशक उसे अभी तक कोई हॉटशॉट व्लॉगर नहीं माना जाता था, लेकिन अपने पहले दिन ही इतने शानदार परिणाम प्राप्त करना, कहने की ज़रूरत नहीं है, उसने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। ठीक है, मैंने बस केक पर थोड़ी सी आइसिंग डाली थी। लुयिन ने अपने मुंह को हाथ से ढकते हुए हंसी। फिर अगले ही पल उसने अचानक आश्चर्य की आवाज़ निकाली। भाई डोंग, उधर देखो, स्ट्रीट लाइटें बंद हो गई हैं। क्या ये ब्लैकआउट है? ब्लैकआउट? जब आंधी भी नहीं आई तो ब्लैकआउट क्यों होगा? सन डोंगहेंग ने अपना सिर घुमाया और लुयिन द्वारा बताई गई दिशा में देखा।
ठीक है, मैं शापित हो जाऊंगा। स्ट्रीट लाइटें वास्तव में बंद हैं, लेकिन हमारी लाइटें अभी भी काम कर रही हैं, है ना? साथ ही अगर ब्लैकआउट हुआ तो पहले से ही सूचना दे दी जाएगी। मुझे लगता है कि सिर्फ वही स्ट्रीट प्रभावित हुई है। नहीं तो बस इसे अनदेखा करो। जब तक ये हमारे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता तब तक ये ठीक है। बोलो जियाओ यिन, क्या तुम दूसरों के साथ कुछ मौज मस्ती करने नहीं जा रही हो? तुम बिकिनी में बहुत सेक्सी लग रही हो, है ना? सन डोंगहेंग ने लुयिन को स्क्रीन पर कैद करने के लिए अपना फोन घुमाया। शर्मिंदा होकर लुयिन ने जल्दी से एक साटन का कपड़ा पकड़ा और अपने शरीर को ढक लिया। हालांकि इस बमुश्किल दिखने वाले प्रभाव ने दर्शकों को और भी उत्साहित कर दिया। यो यो यो, हमारे लिटिल स्नोफ्लेक को देखो, कितना शर्मीला व्यवहार कर रहा है, सन डोंगहेंग ने फोन के कैमरे को लुयिन पर केंद्रित रखते हुए चिढ़ाते हुए कहा। ओह चलो, मुझे फिल्माना बंद करो। लुयिन ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। हा, ठीक है, फिर मैं खुद को ही फिल्मा लूंगी। सन डोंगहेंग उठकर बैठ गया और फोन के कैमरे को खुद की ओर घुमा लिया। फिर अत्यधिक आत्ममुग्धता के प्रदर्शन में उसने 2 पोज बनाए और गहरी आवाज में कहा, कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि मैं इस तरह से बहुत सुंदर लग रहा हूं, है ना? बुलेट स्क्रीन, बू, रास्ते से हट जाओ यार, हम लिटिल स्नोफ्लेक को देखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सन डोंगहेंग हंसा, क्या बकवास है, तुम लोगों ने मुझे चेहरा दिखाने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि मैं लाल लिफाफों की एक और लहर लाऊं। टिप्पणी अनुभाग में कैचफ्रेज टाइप करें और मैं आपको 5 लाल लिफाफे दूंगा जिनकी कीमत 10,000 प्रत्येक है। एक पल में स्क्रीन कैचफ्रेज की साफ सुथरी पंक्तियों से भर गई। हैंडसम ब्रदर डोंग। सन डोंगहेंग ने टिप्पणियों पर हंसते हुए वादे के अनुसार लाल लिफाफे देना शुरू कर दिया। उसके बाद कैचफ्रेज में कुछ और शब्द जोड़े गए। हैंडसम ब्रदर डोंग, लव यू XOXO। स्क्रीन नए कैचफ्रेज से भर गई, लेकिन एक बार जब लाल लिफाफे छीन लिए गए तो बुलेट स्क्रीन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां आने लगीं। ईव, यक, तुम लोगों ने झूठ बोला। हम झूठ नहीं बोल रहा, बस हम जो सोचते हैं उसके विपरीत कह रहा हूं। तुम बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हो दोस्त। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अरे, मैं अब तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, सन डोंगहेंग ने स्क्रीन पर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो तुम उस सुंदर लड़की को फिर से देखने के बारे में भूल सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मैं उसे एक नाइट क्लब में ले जाऊंगा और फिर। उफ, यह क्या बकवास है। सन डोंगहेंग की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। उसने स्क्रीन पर कुछ देखा। उसके घर के पीछे CBD बिल्डिंग का नज़ारा बदल गया था। वह जल्दी से खड़ा हुआ और अपना सिर घुमाकर पास ही की बिल्डिंग को देखने लगा। ये क्या बकवास है, सन डोंगहेंग चिल्लाया। क्या किसी का जन्मदिन है? कोई प्रेम स्वीकारोक्ति? निश्चित रूप से यह बहुत ज्यादा दिखावा है। लुयिन खड़ी हो गई और उसने इमारत की ओर देखा। ओह माय, कितना सुंदर, कितना रोमांटिक। उसकी आंखों में असंख्य रंग चमक उठे। अरे ये क्या है? ऐसा उच्च वर्गीय काम, कौन सा VIP प्रेम स्वीकारोक्ति कर रहा है? विला में मौजूद 10 से ज्यादा लोग अब जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोककर इमारत की ओर देखने लगे। सन डोंगहेंग ने जल्दी से अपने फोन के मुख्य कैमरे से फ्रंट कैमरे पर स्विच किया और अपने कैमरा ऐप के HDR फीचर को सक्रिय किया। फिर उसने पूरी चीज को लाइव रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जब कई लाख ऑनलाइन दर्शकों ने यह दृश्य देखा तो बुलेट स्क्रीन पॉप अप हुई और पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया। बहुत बढ़िया, ओह माय गॉड, कितना रोमांटिक। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अब जबकि लाइव व्लॉग सत्र आसपास हो रहे शो पर केंद्रित था, सभी आकस्मिक ब्राउजर जिज्ञासावश वीडियो पर क्लिक कर रहे थे। उनमें से अधिकांश प्रवेश करने के बाद फिर से नहीं गए। व्लॉग की लोकप्रियता और दर्शकों की संख्या एक बार फिर आसमान छू गई। हालांकि सन डोंगहेंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी वह और उसके विला में मौजूद बाकी सभी लोग अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ अपने सामने चल रहे शो को देख रहे थे। ... 1 मिनट पहले रणविजय और अनन्या कंपनी की बिल्डिंग की ओर हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। इस दौरान वे हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। बहुत जल्द वे बिल्डिंग के सामने खुले प्लाजा में पहुंच गए। जब रणविजय और अनन्या ने प्लाजा पर पहला कदम रखा तो बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर खड़े इंस्ट्रक्टर लियू ने वॉकी टॉकी पर बात की। ध्यान दें टीम 1, ध्यान दें टीम 1, स्टेज 1 शुरू करें। मैं दोहराता हूं, स्टेज 1 शुरू करें। अगले कमरे में खिड़की के सामने कुल 10 लोग खड़े थे। उनके बगल में 10 से ज्यादा लैपटॉप रखे हुए थे। वहां कई स्पेशल वर्कर भी मौजूद थे। जैसे ही वॉकी टॉकी से आदेश आया, बगल के दरवाजे पर मौजूद लेंग यू ने जल्दी से कहा, जल्दी करो, इसे हवा में उड़ाओ, पिछली व्यवस्था के अनुसार ही चलना सुनिश्चित करो और एक अच्छा कोण ढूंढो। बज बज बज। 15 ड्रोन, जिनमें से सभी वीडियो कैमरों से लैस थे, प्लाजा के चारों ओर जमीन पर खड़े किए गए थे। ठीक उसी समय ड्रोन अलग अलग कोनों से हवा में उठे। एक बार जब वे अपनी इच्छित ऊंचाई पर पहुंच गए तो वे हवा में मंडराए और जमीन पर पूरे दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये झाओ फैंग और दूसरे लोग ही थे जिन्होंने ये योजना बनाई थी। चूंकि मालिक अपनी पत्नी के जन्मदिन का खास जश्न मनाना चाहते थे, इसलिए झाओ फैंग ने सोचा कि फुटेज रिकॉर्ड करना जरूरी है। फुटेज को भविष्य के लिए यादगार के तौर पर रखा जा सकता है।
लगभग उसी समय प्रशिक्षक लियू ने जल्दी से दूसरी टीमों को आदेश देना शुरू कर दिया। ध्यान दें टीम 2, लक्ष्य करीब आ रहे हैं, स्टैंड बाय पर रहें। ध्यान दें टीम 3, जब आप यहां लाइटें चालू होते देखें तो 10 सेकंड के बाद संगीत बजाएं। बाकी सभी टीमें खड़ी हो जाएं और मेरे संकेत का इंतजार करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरी योजना के बारे में इतनी मेहनत और सावधानी बरतने के लिए प्रशिक्षक लियू को वास्तव में धन्यवाद देना चाहिए। भले ही यह योजना जन्मदिन के तोहफे और प्रेम स्वीकारोक्ति के रूप में बनाई गई थी, जहां कोई भी गलती कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं करेगी। अनन्या और रणविजय पहले से ही अपने रिश्ते में अच्छी स्थिति में थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि कोई गलती उनके बीच कुछ भी बिगाड़ देगी। प्रशिक्षक लियू अभी भी इसके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की खामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशिक्षक लियू की सख्त मांगों और इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न पेशेवर कर्मचारियों को काम पर रखा था, ये स्पष्ट था कि प्रशिक्षक लियू इस कार्य को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। इस बीच जोफी, काजल और अन्य लोगों को पता चल गया था कि योजना गति में थी। उत्साहित होकर वे रणविजय और अनन्या के पीछे पीछे चले गए, उनकी आंखों में स्पष्ट खुशी के साथ जोड़े को देखते हुए। फिर भी उसकी मुस्कान के बीच लियन्ना कुछ उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उस डूबती हुई भावना का संबंध खुद लियन्ना से था। उसे नहीं पता था कि वह आखिरकार अपने दूसरे आधे से कब मिल पाएगी। ईमानदारी से कहूं तो वह इसके साथ रह सकती थी, भले ही वह जिस आदमी से मिले वह भाई रणविजय जितना अच्छा न हो। सामने अनन्या और रणविजय धीमी आवाज में बातचीत करते रहे। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे व्यक्ति हो तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारी तलाश कर लेती, अनन्या ने मुंह फुलाकर कहा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी परेशानियों से गुजरी हूं। हालांकि प्रसव पीड़ा कठिन होती है, लेकिन बच्चे की देखभाल करना उससे भी ज्यादा थका देने वाला होता है। जब मिंग मैंग लगभग 1 या 2 साल की थी तो एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मुझे रात को अच्छी नींद आई हो। उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, बस वह जितनी बड़ी होती गई उसे अपने पिता की उतनी ही जरूरत महसूस होने लगी। एक बार उसे सर्दी लग गई और बुखार हो गया। नींद में वह अपने पिता को पुकार रही थी। उसकी बातें सुनकर रणविजय के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वह अचानक चुप हो गया। एक पल के बाद उसने अनन्या की ओर देखा और अपनी आंखों से अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। धन्यवाद, रणविजय ने कहा। तुमने इतने सालों तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश महिला बनाऊंगा। काबूम, अनन्या के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी पलकें फड़क उठीं और उसने धीरे से अपने निचले होंठ को काटा। फिर उसने अपनी खूबसूरत आंखों से रणविजय को देखा। उसके ऊपर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, शर्म, घबराहट, मिठास और खुशी भी थी। अनन्या ने रणविजय को नकली अस्वीकृति वाली नज़र से देखा। ये सिर्फ मीठी मीठी बातें हैं, उसने कहा, जो मेरे दिल की गहराई से निकला था, रणविजय ने कहा। दोनों प्लाजा के सामने पहुंचे और रणविजय ने अपने कदम रोक दिए। उसने अनन्या को गंभीरता से देखा, अपनी भावनाओं की पूरी गहराई उस पर उंडेल दी। अचानक अनन्या का दिल उछल पड़ा। उसके पेट में तितलियां धीरे धीरे तेज होने लगीं और जल्द ही चरमोत्कर्ष पर पहुंच गईं। अपना सिर थोड़ा नीचे करके उसने फुसफुसाते हुए कहा, अरे क्या तुम मुझसे कबूल कर रहे हो? हाँ, रणविजय ने सिर हिलाते हुए कहा। इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ लाया हूँ। इसके अलावा आज एक खास दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस अवसर का उपयोग तुम्हें अपनी सच्ची भावनाएं बताने के लिए करूंगा। अरे प्रिटी फेस जी, क्या तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो? अपने भाषण के दौरान कुछ समय पहले ही रणविजय ने इमारत की दिशा में अपना बायां हाथ बढ़ाया था। अपने बाएं हाथ से उसने दिल का इशारा किया, हालांकि सिर्फ आधा। वह अनन्या के दाहिने हाथ से दिल का आकार पूरा होने का इंतजार कर रहा था। अनन्या ने अपना सिर उठाया और रणविजय की हरकतों पर नजर डाली। उसके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी के साथ साथ एक हल्की लाली भी उभरी। मैं नहीं चाहती, उसने शर्म से कहा। चलो बस खेलते रहो, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। 8वीं मंजिल पर प्रशिक्षक लियू अपने बाएं हाथ में वॉकी टॉकी और दाएं हाथ में दूरबीन लिए हुए दृश्य को ध्यान से देख रहे थे। पफ पफ, प्रशिक्षक लियू थोड़ा घबराए हुए थे। उन्हें पता था कि महत्वपूर्ण क्षण आ रहा था। आखिरकार उन्होंने वॉकी टॉकी पर एक बटन दबाया। यह उठ रहा है, उसका हाथ उठ रहा है। प्रशिक्षक लियू ने उत्सुकता से कहा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उनके हाथ जुड़ने वाले हैं। तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 से शुरू करो। जाओ जाओ जाओ। यहाँ तक कि आहू और एल्डरमेंग भी चिंतित महसूस करने लगे थे जब उन्होंने प्रशिक्षक लियू के व्यवहार को देखा। जिस तरह से प्रशिक्षक लियू व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी घुड़दौड़ पर दांव लगाया था और अब दौड़ का अंतिम चरण देख रहे थे। प्लाजा के सामने जमीन पर अनन्या ने खुद को रणविजय के कोमल शब्दों के आगे झुकते हुए पाया। अभी भी थोड़ा शर्मीला महसूस करते हुए अनन्या ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और रणविजय के बाएं हाथ के बगल में रखकर दिल का आकार पूरा किया। स्विश स्विश स्विश। एक पल में उनके जुड़े हुए हाथों से बने दिल के आकार के सामने कुछ हुआ। ऊंची इमारत के अंदर के कमरों की लाइटें चालू हो गईं। लाइटें हल्की गर्म थीं और वे सभी गुलाबी रंग की थीं। जमीन से अनन्या ने अपने हाथों से बने दिल के आकार के केंद्र के माध्यम से अपने सामने की इमारत को देखा। कमरों की लाइटें एक के बाद एक श्रृंखला में चालू हो रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद उसे एक पैटर्न दिखाई देने लगा।
कुल मिलाकर यह ऐसा लग रहा था जैसे जगमगाते कमरे दो गुलाबी रेखाओं में बदल गए हों। उस बिंदु से जहां उनकी उंगलियां छू रही थीं, मूल रूप से दिल के आकार का शिखर, रेखाएं नीचे की ओर मुड़ने से पहले दोनों तरफ बाहर की ओर फैली हुई थीं और नीचे एक और रेखा से जुड़ गई थीं। इमारत की सतह पर एक गुलाबी दिल का आकार बना हुआ था। अचानक अनन्या ने पाया कि वह अपने सामने के दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी और फिर कुछ और चौड़ी होती गईं। खुशी और आश्चर्य ने उसकी पुतलियों को भर दिया। फिर गुलाबी दिल के केंद्र में नेवी ब्लू लाइट की एक श्रृंखला चमक उठी। नीली रोशनी ने कुछ सरल शब्द बनाए, जन्मदिन मुबारक हो डालिंगियान। उस पल अनन्या को लगा जैसे उसके दिल में कुछ चुभ गया हो। उसका दिमाग खाली हो गया और उसे अचानक हल्का हल्का महसूस हुआ। उसने अपना हाथ दिल के आकार से दूर खींच लिया और उसका इस्तेमाल अपने मुंह को ढकने के लिए किया, जो अब आश्चर्य से खुला हुआ था। अरे, उसका शरीर भी थोड़ा सुन्न हो गया था। जन्मदिन मुबारक हो डालिंगियान, रणविजय ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा। आज मेरा जन्मदिन है, अनन्या ने बेवकूफ़ी से पूछा। हाँ, दरअसल मैं कुछ दिनों पहले से ही तुमसे ये सारी बातें कहने का इरादा कर रहा था, लेकिन जब मुझे तुम्हारे जन्मदिन के बारे में पता चला तो मैंने आज ही ऐसा करने का फैसला किया, रणविजय ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया, उसे आगे की ओर खींचा ताकि वे दोनों एक साथ प्लाजा में चले जाएं। चलो वहां चलते हैं, ठीक है? ये जगह आज के लिए हमारी है। ओह ठीक है। अनन्या को अभी भी सब कुछ देखकर थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वह प्लाजा की ओर चल पड़ी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, वे अब प्लाजा की दहलीज पार कर चुके थे। वोइला, मोमबत्तियों की 2 कतारें लगातार जल उठीं। डोमिनोज के एक झुंड की तरह मोमबत्तियां जमीन पर पंक्तिबद्ध थीं, जिससे जमीन पर एक रास्ता बन गया था जिसकी लंबाई 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी। मार्ग के अंत में मोमबत्तियां एक बार फिर से दिल के आकार में जमीन पर व्यवस्थित की गई थीं। जाहिर है, मार्ग उन दोनों के लिए था जब तक वे इसके अंत में अंतिम रोमांटिक स्थान पर नहीं पहुंच जाते। अनन्या इस पल का भरपूर आनंद ले रही थी, जैसा कि उसकी खूबसूरत आंखों में विस्मय की चमक से स्पष्ट था। उनके पीछे जो फेई, काजल और ली अन्ना पहले से ही रोमांटिक हाव भाव से मंत्रमुग्ध थे। अरे, मेरे भाई ने इस बार वाकई ऐसा किया है। यह मेरा भाई है दोस्तों, काजल ने आश्चर्य में चिल्लाया। वाह जीजाजी, कितने रोमांटिक हैं, ये कितना बड़ा आश्चर्य है, जो फेई ने कहा। जो फेई की चेहरे की मांसपेशियां पहले ही भावनाओं से सुन्न हो चुकी थीं। अभी वह अपने दिल की गहराइयों से बड़ी बहन यान के लिए खुश महसूस कर रही थी। हम बहुत सुंदर, मेंग मेंग ने कहा, अपनी चमकती बड़ी आंखों से पूरे दृश्य को देखते हुए वह आइसक्रीम खाती रही। जब उसने अपनी आइसक्रीम का आखिरी टुकड़ा खाया तो उसके छोटे से मुंह पर एक पाउट बन गया और उसने कहा, बहुत स्वादिष्ट। बच्ची को पता था कि उसकी आंखों के सामने का दृश्य सुंदर था, लेकिन बस इतना ही। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रोमांटिक हाव भाव एक महिला पर कितना शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। शायद कई सालों बाद जब उसे रोमांस की अवधारणा समझ में आई तो वह पीछे मुड़कर इस दृश्य को एक नई रोशनी में देखेगी। शायद तब वह कहेगी, वाह, जब मेरे पापा मेरी माँ को प्रपोज करने की कोशिश कर रहे थे तो वह दृश्य कितना सुंदर और रोमांटिक था। अनन्या ने महसूस किया कि रणविजय उसे आगे खींच रहा है। हाथ में हाथ डाले वे मोमबत्ती की रोशनी वाले रास्ते पर अंत में दिल के आकार की ओर चल पड़े। जैसे ही वे मोमबत्तियों के रास्ते में कदम रखते, प्लाजा के चारों ओर लगे उच्च गुणवत्ता वाले स्पीकर से एक गीत की धुन बजने लगती। गीत ने अनन्या के गालों पर लाली ला दी और साथ ही उसे आश्चर्य से भर दिया। वह तुम्हारा दूल्हा बनेगा, आज से वह तुम्हारा दूसरा आधा हिस्सा होगा। उसका सब कुछ तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा और तुम दोनों मिलकर खुशियां और परेशानियां झेलोगे। पूरे प्लाजा में टू यू की धुन गूंज उठी। फफट, अनन्या अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसके चेहरे पर उसी समय एक प्यारी और खूबसूरत मुस्कान उभर आई। वह आगे बढ़ी और अपना सिर घुमाकर रणविजय की ओर देखने लगी। क्या ये गाना बजाने के लिए अभी थोड़ी जल्दी नहीं है? उसने धीरे से कहा। अच्छा, अभी थोड़ी जल्दी है, फिर भी यह मेरे इरादे से मेल खाता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न बजाऊं। रणविजय के होठों पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। दरअसल उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह गाना भी योजना का हिस्सा है। लेकिन अरे, अब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था। 8वीं मंजिल पर इंस्ट्रक्टर लियू गाने के पीछे का मास्टरमाइंड खिड़की पर झुककर खुद से मुस्कुरा रहा था। आह, कितना अच्छा माहौल है, उसने सोचा। ये तो शादी हो सकती है। रणविजय के शब्दों ने अनन्या को थोड़ा सा शर्मा दिया। बैकग्राउंड में गाना बजता रहा। वह तुम्हारी दुल्हन बनेगी, उसे किसी दूसरे आदमी ने तुम्हें सौंपा है, इसलिए तुम्हें अपना पूरा जीवन उसकी देखभाल और सुरक्षा के लिए समर्पित करना होगा। चाहे दर्द हो या खुशी, तुम्हें मिलकर उसका सामना करना होगा। अनन्या को एक और बात का एहसास हुआ। जब भी गीत में दुल्हन शब्द का उल्लेख होता तो रणविजय की पकड़ उसके हाथ पर कस जाती। मैं उसकी दुल्हन हूँ और वह मेरा दूल्हा है, उसने सोचा। अनन्या की कल्पना ने उसी क्षण काम करना शुरू कर दिया। एक दिन वह और रणविजय एक भव्य विवाह समारोह करेंगे। दूसरे शब्दों में, रणविजय ने पहले ही अनन्या के दिल के अंदर की हर इंच जगह भर दी थी।